हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने शीघ्र अतिशीघ्र लेकर के अनिल मोहन जी के उपन्यास सीक्रेट एजेंट का क्लाइमैक्स एवं अंतिम एपिसोड नंबर 4। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं सीक्रेट एजेंट एपिसोड नंबर 4। सिंधे अब्बास खलीफा के ठिकाने पर पहुंचा। अब्बास ने नवाज खां को सिर से पांव तक ध्यानपूर्वक निहारा, फिर सिंधे को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। इसे पूरी सुरक्षा दो अब्बास, कोई इसका बाल भी बांका न कर सके। कौन है यह? मेरा खास आदमी है, फिर बताऊंगा, सिंधे ने कहा। फिर बोला, और जो टैक्सी मैं ले गया था वह शायद मंसूर खान की निगाहों में आ गई है। हो सकता है उसका नंबर भी नोट कर लिया हो। मंसूर खान मिला? अब्बास चौंका। हाँ, तुम टैक्सी का प्रबंध कर दो, वह हमें फंसवा सकती है। उसे तो मैं अभी गायब करवा देता हूँ, कहते हुए अब्बास ने घंटी बजाई। चलने का सारा इंतजाम हो गया? सिंधे ने पूछा। हाँ, चलना कब है यह तुम बता दो। सिंधे ने घड़ी पर निगाह मारी, फिर बोला, 11 बजे हैं, 1 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। ओके, यहाँ से हम टैक्सी पर ही चलेंगे। टैक्सी तुम ड्राइव करोगे ताकि अगर रास्ते में कहीं चेकिंग हो तो कोई तुम पर शक भी ना कर सके, वह लोग तुम्हें टैक्सी ड्राइवर ही समझें। रात का गहरा अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था। आकाश में तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा बदन को अच्छी लग रही थी। हर तरफ शांति व्याप्त थी। पाकिस्तानी खुफिया विभाग के चीफ आसिफ अली का खूबसूरत बंगला अब्दुल सत्तार की कमांड में घेरा जा चुका था। अब्बास और सिंधे एक तरफ अंधेरे में खड़े थे। अब्दुल सत्तार के पास उस वक्त 20 आदमी थे। आनन फानन बंगले में प्रवेश करके उन्होंने सब पर काबू पा लिया था। 2 हथियारबंद गार्ड थे जिनसे हथियार छीनकर उन्हें बेहोश करके एक तरफ डाल दिया गया था और हाथ पांव अच्छी तरह बांध दिए थे। नौकर 6 थे जिन्हें एक कमरे में बंद करके वहां 2 का पहरा बिठा दिया गया। चीफ आसिफ अली के अलावा उसके परिवार में बीवी और जवान बेटी थी जिन्हें एक ही कमरे में हथियारों की नोक पर रहने को बेबस कर दिया गया। अब्दुल सत्तार ने अपना चेहरा रुमाल बांधकर ढक रखा था ताकि बाद में उसके लिए कोई परेशानी न खड़ी हो। सारा मामला अपने हक में होने के पश्चात अब्दुल सत्तार ने अब्बास और सिंधे को खबर की। दोनों सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां आसिफ अली, उसकी पत्नी और बेटी थे। सिंधे पर निगाह पड़ते ही आसिफ अली जोरों से चौंका। तुम टाइगर? सबको बाहर जाने को कहो, सिंधे ने अब्दुल सत्तार से कहा। सत्तार के इशारे पर वहां मौजूद उसके आदमी बाहर निकल गए। सिंधे ने सिगरेट सुलगाई और आसिफ अली पर निगाह मारकर उसकी बीवी और बेटी को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे नहीं मालूम था कि पाकिस्तानी खुफिया विभाग के चीफ की बेटी इतनी खूबसूरत और दिलकश है। इस बारे में मुझे किसी ने बताया भी नहीं। आसिफ अली के होंठ सख्ती से भिज गए। मुझसे किसी प्रकार के रहम की आशा मत रखना आसिफ अली। तुम लोगों ने कदम कदम पर मेरी मौत का प्रबंध कर रखा है, इसलिए तुम्हारी जान लेने का हक तो मेरा बनता ही है। मेरे बारे में तुम लोग सब जानते हो और यह भी जानते हो कि खूबसूरती का मैं दीवाना हूँ। कहते हुए सिंधे आगे बढ़ा और आसिफ अली की सहमी सी बैठी बेटी के गाल पर हाथ फेरा। वह सहमकर पीछे हट गई। 21 बरस की उम्र थी उसकी। वास्तव में वह बेमिसाल खूबसूरती की मालकिन थी। चेहरा ऐसा कि निगाहें टिकने के बाद हटने का नाम ही न ले। टाइगर, जो बातें हैं हमारे बीच हैं, 2 देशों के बीच हैं। आसिफ अली तड़प कर बोला, मेरी बेटी को छूकर तुमने अपनी शराफत का सबूत नहीं दिया। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, जो अच्छा बुरा करना है मेरे साथ करो। मेरी बेटी को बीच में क्यों घसीटते हो? मजबूर हूँ आसिफ अली। खूबसूरत चेहरा और जवान शरीर देखकर मैं पीछे नहीं हट सकता। इस मामले में मैं बहुत बदनाम हूँ। तुम्हारे पास मौजूद मेरी फाइल में यह सब बातें अवश्य दर्ज होंगी। अगर नहीं तो तुम्हारी फाइल अधूरी है। दर्ज कर लेना, सिंधे ने जहरीले स्वर में कहा। अब्बास और अब्दुल सत्तार खामोशी से खड़े थे। मेरी जान के ग्राहक सारे इस्लामाबाद में घूम रहे हैं और मैं आराम से तुम्हारे घर खड़ा हूँ। अब तुम और तुम्हारा परिवार मेरे रहमो करम पर है। अगर तुम यह सोचो कि मैं तुम्हारी बीवी और बेटी को छोड़ दूंगा तो यह तुम्हारी भूल है।
मुझे अपना काम निकालना है, अपनी जान बचानी है और वापस अपने देश पहुंचना है। इन हालातों में मानवीय भावनाओं की मेरे मन में कोई जगह नहीं। कहने के साथ ही सिंधे ने 2 कदम आगे बढ़ाए और आसिफ अली की बेटी को बाहों में भर लिया। छोड़ो मुझे, वह कसमसा उठी। टाइगर, छोड़ दो इसे, जो बात करनी है मुझसे करो, आसिफ अली चिल्लाया। खुदा के वास्ते हम पर रहम करो बेटा, आसिफ अली की बीवी का स्वर कांप रहा था। सिंधे हंसा। उसकी बेटी को छोड़कर उसने कस लिया और बोला, आसिफ अली, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पहले मैं तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे सामने ही सब कुछ करूंगा, उसके बाद यहाँ मौजूद 20-25 आदमी हैं, वह भी आ जाएंगे। तुम्हारी बेटी की हत्या करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ब खुद ही मर जाएगी। उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बीवी को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, फिर तुम्हारी बेटी होगी। इस सारे खेल में सिर्फ 1 घंटा लगेगा, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। आसिफ अली का चेहरा फक पड़ चुका था। तुम तो हिंदुस्तानी हो, हिंदू धर्म में किसी की बहू बेटी पर बुरी निगाह डालना पाप समझा? मेरा धर्म सिर्फ मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। मैंने खुद को कभी भी हिंदू या मुसलमान नहीं समझा। अब मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेल खेलने जा रहा हूँ, पसंद ना आए तो आंखें बंद कर लेना। उसकी बेटी हल्की सी चीख के साथ पीछे हट गई। ठहरो, आसिफ अली का चेहरा घबराहट और पसीने से भर उठा। सिंधे ने हंसकर उसे देखा। तुम चाहते क्या हो? यह बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। वह फाइल चाहते हो ना? बहुत जल्दी मतलब की बात पर आ गए आसिफ अली। बोलो, देते हो फाइल? मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने आगे सरका दी होगी। नहीं, फाइल अभी तक मेरे हाथ लगी ही नहीं। क्या मतलब? आसिफ अली ने सख्ती के साथ होंठ भींच लिए। तुम्हारी बेटी वास्तव में बहुत खूबसूरत है। उसकी चुप्पी को देखते ही सिंधे जहर भरे स्वर में बोला, फाइल अभी तक मंसूर खान के पास ही है। आसिफ अली जल्दी से बोला, मंसूर खान के पास? हाँ, तुम्हारे डर के कारण उसने फाइल अपनी ही कस्टडी में रखी हुई है। सिंधे कई पलों तक उसे घूरता रहा, बोला कुछ नहीं। अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो? सिंधे के होंठों से भेड़िए किसी गुर्राहट निकली। मैंने सच कहा है। आसिफ अली के चेहरे पर लिपटे क्रोध में मजबूरी थी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना टाइगर, तुम पाकिस्तान से इस तरह वापस नहीं जा सकोगे। तुम हमारे जाल से बच नहीं सकते। इस बात का भी फैसला हो जाएगा। सिंधे के होठों से गुर्राहट निकली। लेकिन पहले एक बात का जवाब मुझे और दे दो, वरना। आसिफ अली की खूनी निगाह सिंधे पर जा टिकी। टाइगर, अगर मेरा परिवार तुम्हारे कब्जे में नहीं होता, अपनी जवान बेटी का ध्यान नहीं होता, तो तुम कभी भी मेरे मुंह से अपनी बात का उत्तर नहीं पा सकते थे। चलो ऐसे ही सही, किसी तरह तो तुम फंसे। टाइगर के होठों से गुर्राहट निकली। आखिरी प्रश्न, मुझे हिंदुस्तान स्थित पाकिस्तानी एजेंटों की लिस्ट चाहिए। असंभव। आसिफ अली के होठों से गुर्राहट निकली। यह बात तो तुम्हें कभी भी मालूम नहीं होगी। लिस्ट तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती। अपनी बेटी की खातिर मैं अपने हजारों एजेंटों की जान मौत के मुंह में झोंक दूं? यह तो कभी भी नहीं हो सकता। और अगर हो जाए तो? सिंधे के स्वर में चुनौती का भाव था। नहीं टाइगर, यह तो कभी भी नहीं हो सकता। मेरा मुंह इस बारे में कभी नहीं खुलेगा। सिंधे का चेहरा धधक उठा, आंखों में चिंगारियां चमकने लगी। एकाएक वह वहसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। फिर वह आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। आसिफ अली की आंखों में भय की परछाइयां नाच रही थी। उसकी बेटी का चेहरा दूध की भांति सफेद पड़ चुका था। उसकी बीवी होठों ही होठों में बुदबुदाकर अल्लाह को याद कर रही थी। उसका जिस्म कांपता स्पष्ट नजर आ रहा था। अब्बास, सिंधे के होठों से बर्फ की मानिंद ठंडा स्वर निकला। अब्बास के शरीर में हरकत हुई। इसकी बेटी के शरीर पर कपड़े चीथड़े चीथड़े करके उतार दो। सिंधे की भयानक निगाह आसिफ अली के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके बाद अपने सब आदमियों की बारी बांध दो। और यह सब कुछ इसके बाप आसिफ अली के सामने होगा। रहम का इस्तेमाल कहीं भी नहीं होना चाहिए। नहीं! आसिफ अली की बेटी के होठों से तीव्र चीख निकली। अल्लाह के लिए हम पर रहम करो। उसकी बीवी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठी। इस पर ऐसा जुल्म मत ढाओ, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। एक ही तो बेटी है हमारी। हम एकाएक कहते कहते वहां ठिठकी और क्रोध भरी निगाहों से
अपने पति को देखा। कैसे अब्बा हो तुम, जो अपनी बेटी की इज्जत का जनाजा अपनी आंखों से देखना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? जो यह चाहते हैं वह मान लो, नहीं तो तुम मेरा और नाजिमा का मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम नहीं समझोगी। मेरा मुंह खोलने का मतलब है हजारों की जान को खतरे में डालना। और अब्बास, सिंधे के होठों से मौत से भरा स्वर निकला। स्टार्ट। अब्बास खतरनाक इरादे के साथ नाजिमा की तरफ बढ़ा। नहीं, आसिफ अली चीखा। उसने अब्बास पर झपटना चाहा, तभी अब्दुल सत्तार उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका घूंसा आसिफ अली के चेहरे पर पड़ा तो उसका बूढ़ा शरीर नीचे जा लुढ़का। अब्दुल सत्तार उसके सिर पर जा खड़ा हुआ और दांत भींच कर बोला, अपनी जगह से हिला तो तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा। अल्लाह के लिए हम पर रहम करो। हम, आसिफ अली की बीवी फफकते हुए सिंधे के पांवों में आ गिरी। हम पर यह जुल्म मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे, छोड़ दो हमें। कुर्सी पर बैठे सिंधे के हाथ में रिवाल्वर थी और उसका चैम्बर खोले वह उसे घुमाए जा रहा था। चेहरा चट्टान की मानंद सख्त हुआ पड़ा था। बेटा, उसकी बीवी तड़प उठी, बख्श दो हमें, यह सब ना करो। तुम्हारे आदमी ने कदम कदम पर मेरी जान लेने की कोशिश की है। पूरे इस्लामाबाद में मेरी मौत के परवाने छोड़ रखे हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं है। तुम्हारा आदमी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है और मैं अपनी ड्यूटी। बाजी अब मेरे हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक तुम्हारी बेटी की बदतर हुई लाश यहाँ पड़ी होगी। उसके बाद तुम्हें गोली मारी जाएगी, फिर तुम्हारे आदमी को। अगर मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिला तो तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। समय बहुत कम है और फैसला तुम लोगों को ही करना है। तभी नाजिमा की चीख गूंजी, कपड़े फटने की आवाज आई। सबकी निगाहें उस तरफ उठ गईं। अब्बास ने एक ही झटके में नाजिमा के शरीर के ऊपरी हिस्से में पड़े कपड़ों को फाड़ डाला था। उसकी छातियां चमक उठी थी, जिन्हें वह छिपाने का असफल प्रयत्न कर रही थी। रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपते हुए वह पीछे हट रही थी। आसिफ अली ने वह दृश्य देखा तो होंठ भींचते हुए आंखें बंद कर ली। सिंधे ने एक बार भी नाजिमा के नग्न शरीर पर निगाह नहीं डाली थी। उसकी एक टक निगाह आसिफ अली के चेहरे पर टिकी थी, जहां पर विवशता विद्यमान थी। रुको मत अब्बास, हमारे पास समय कम है। उसके बाद तो अब्बास भूखे भेड़िए के समान नाजिमा पर झपट पड़ा। नाजिमा की चीखें गूंजने लगीं। आसिफ अली तड़प उठा। उसकी बीवी फूट फूट कर रो पड़ी। आसिफ अली, सिंधे की आवाज में भयानकता का पुट था। अभी तो पहला नंबर है, ऐसे 20-25 नंबर और लगने हैं। कब तक आंखें बंद रखोगे? बस करो, अल्लाह के लिए बस करो। आसिफ अली चीख उठा। वह हाँफ रहा था, चेहरा पसीने से भर उठा था। चेहरे पर हर तरह के मिले जुले भाव थे। रुक जाओ अब्बास। सिंधे के शब्द सुनते ही अब्बास रुक गया। छीना झट्टी में उसके चेहरे पर लिपटा रुमाल गिर गया था। अब उसका चेहरा स्पष्ट उजागर हो रहा था। तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। आसिफ अली के गले से घुटा घुटा स्वर निकला। सिंधे ने इशारा किया। अब्बास ने फौरन बेड पर मौजूद चादर उठाकर थरथर कांपती नाजिमा के नंगे हो रहे बदन पर डाल दी। मुझे वह लिस्ट चाहिए हिंदुस्तान में मौजूद तुम्हारे एजेंटों की, जो हमारे देश की जड़ें खोखली कर रहे हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते। सिंधे का लहजा बेहद खतरनाक था। वह मेरे ऑफिस में है। ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी तो तुम्हारे पास होगी आसिफ अली। आसिफ अली ने टूटे अंदाज में सिर हिला दिया। ओके। सिंधे ने रिवॉल्वर का चैम्बर बंद किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मेरा आदमी तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस जाएगा। तुम वह लिस्ट उसके हवाले करोगे। इस बीच तुम किसी प्रकार की चालाकी नहीं करोगे। मेरे आदमी का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। तुम सीधी तरह मेरे इशारे पर चलो। इस कारण तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। नहीं, मेरी बेटी को तुम कुछ नहीं कहोगे। वह तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। सिंधे ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुम शराफत से हिंदुस्तान स्थित पाकिस्तानी एजेंटों की लिस्ट मेरे हवाले करोगे और मंसूर खान को नहीं बताओगे कि मुझे मालूम हो चुका है कि फाइल उसकी कस्टडी में है, क्योंकि मैं उसे अचानक पकड़ना चाहता हूँ। अगर वह पहले ही सावधान हो गया तो फाइल को कहीं ठिकाने लगा सकता है, जो कि मैं किसी भी हालत में पसंद नहीं करूंगा। समझे आसिफ अली? तुम इस बारे में अपना मुंह बंद रखोगे और बदले में तुम्हारी बेटी मेरे पास सुरक्षित ही नहीं बल्कि मेरी बहन बनकर रहेगी। और अगर तुम्हारा मुंह खुला तो फिर तुम्हारी बेटी मेरी बहन नहीं
बल्कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी होगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, आसिफ अली सूखे स्वर में बोला। तो फिर मैं भी अपनी जुबान पर कायम रहूंगा, कहते हुए सिंधे ने पलटकर अब्दुल सत्तार से कहा, इस लड़की के साथ रहो, इसे कपड़े पहनने का मौका दो, उसके बाद अपने 4 आदमियों के साथ इसे ठिकाने पर रवाना कर दो। हर तरह से लड़की की हिफाजत की जाए। इसे ठिकाने की तरफ रवाना करके फौरन यहाँ पहुंचो। अब्दुल सत्तार ने नाजिमा को देखा। आओ। नाजिमा सूखे पत्ते की भांति कांप उठी। घबराओ मत, जब तक तुम्हारा बाप मेरे कहे मुताबिक काम करेगा तब तक कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकेगा। अगर तुम्हारे बाप ने मेरे साथ धोखेबाजी की तो फिर तुम्हारे बारे में मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। मैं वही करूंगा जो भी तुम कहोगे। आसिफ अली के स्वर में मजबूरी का पुट था। अब्दुल सत्तार नाजिमा के साथ बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद वापस लौटा। नाजिमा को अपने 4 आदमियों के साथ उन्हें सख्त हिदायत देकर ठिकाने की तरफ रवाना कर दिया था। जाओ आसिफ अली, मेरे आदमी के हवाले एजेंटों की वहां लिस्ट करो। मेरी बेटी मुझे कब वापस मिलेगी? आसिफ अली टूटे स्वर में बोला। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन की बात है। अपनी बेटी की तरफ से निश्चिंत रहो। तुम ठीक रहे तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक रहेगी, कहते हुए सिंधे ने अब्बास को देखा। इसके साथ जाओ, लिस्ट लेकर ठिकाने पर पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। अब्बास आसिफ अली की तरफ बढ़ा। आसिफ अली ने आगे बढ़कर टेबल की दराज से ऑफिस की चाबियां उठाई और कपड़े बदलकर थके मरे अंदाज में अब्बास के साथ बाहर निकल गया। अब कमरे में सिंधे, अब्दुल सत्तार और आसिफ अली की बीवी रह गए थे। सिंधे ने सिगरेट सुलगाई और उसकी बीवी से बोला, हम तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहे हैं। अगर यहाँ गुजरे हादसे की खबर किसी को दी तो तुम्हारी बेटी की लाश देखनी भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। अल्लाह के वास्ते मेरा विश्वास करो, मेरा मुंह बंद रहेगा। वह सिसक उठी। सिंधे अब्दुल सत्तार के साथ बाहर निकल गया। अब्दुल सत्तार, हमें अभी एक और जगह पहुंचना है। क्या करने? यही सब कुछ करने। सिंधे की आंखों में भयानकता का पुट आ गया। यूं समझो कि जब हम फारिग होंगे तो दिन का उजाला फैलना शुरू हो जाएगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, क्योंकि अब्बास खलीफा का ऐसा ही हुक्म है। खलीफा की बात से तो मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकता। तो फौरन चलो, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना है, कहते हुए सिंधे ने मंसूर खान के घर का पता बताया। इस पूरी जगह पर हमने बिना शोर शराबे के कब्जा करने की कोशिश करनी है और अगर जरूरत पड़े तो खून की नदियां बहाने से भी पीछे नहीं हटना। सुबह 3:30-4 बजे के करीब सिंधे ने अब्दुल सत्तार और उसके 20 के करीब आदमियों के साथ मंसूर खान के घर पर धावा बोला। मंसूर खान घर पर नहीं था। उसकी बीवी शकीला से मालूम हुआ कि 2 घंटे पहले ही वह कहीं गया है। एकाएक घिराव को देखकर वह घबरा उठी थी। उसके 5 और 7 साल के दोनों लड़के गहरी नींद में सो रहे थे, जो कि उठ खड़े हुए थे। कहाँ गया है वह? सिंधे ने सख्त स्वर में पूछा। मालूम नहीं। जाते समय कुछ तो कहकर गया होगा कि वह किस तरफ जा रहा है। नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। शकीला बहुत घबराई हुई थी। सिंधे ने सिगरेट सुलगाकर विचारपूर्ण निगाहों से उसे देखा। वह 2 बच्चों की माँ अवश्य थी, परंतु अभी तोप का गोला थी, कयामत ढा रही थी। और सिंधे के लिए सबसे बड़ी बात थी कि वह मंसूर खान की बीवी थी। कौन हो तुम लोग? यहाँ के लोग मुझे टाइगर के नाम से जानते हैं, सिंधे ने जवाब दिया। टाइगर? वह चौकी, हिंदुस्तानी जासूस? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? शकीला। सिंधे अब्दुल सत्तार की तरफ पलटा। इसे और इसके बच्चों को साथ ले चलो। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हमें क्यों ले जा रहे हैं? अल्लाह के लिए हमें बख्श दो, मुझे तुमसे कई बातें पूछनी हैं, सिंधे ने सख्त स्वर में कहा। और बातें पूछने के लिए यह जगह मुनासिब नहीं है। कभी भी कोई बाहरी दखल हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है? उन्हें तो जरूरत है, सिंधे ने पूर्व मुद्रा में कहा। तुम्हारे बच्चे मेरे लिए इस बात की गारंटी होंगे कि मैं जो भी सवाल तुमसे करूंगा तुम सही प्रकार से उसका जवाब दोगी। मैं वैसे ही आपके हर प्रश्न का मुंह जवानी में किसी पर विश्वास नहीं करता। अब्दुल सत्तार फौरन आगे बढ़ा और उसने शकीला की कलाई थाम ली। उसके दोनों बच्चों को भी साथ ले लिया गया। रास्ते में कहीं चीखना चिल्लाना मत, यह सोच लेना कि तुम्हारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, सिंधे ने एक एक शब्द चबाकर धमकी से भरे स्वर में कहा।
नहीं नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगी, शकीला ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर घबराई मुद्रा में कहा। उसके बाद वह सब वाहनों पर सवार होकर ठिकाने की तरफ बढ़ गए। कैसे हो नवाज खां? ठिकाने पर पहुंचकर सिंधे नवाज खां से मिला। तुम्हारी मेहरबानी से सुरक्षित हूँ, वरना मैं तो मर ही चुका था। और तुमने जो मेहरबानियां मुझ पर की हैं उसे भूल गए हो क्या? सिंधे हंसा। खैर, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, 1-2 दिन में मेरी रवानगी हिंदुस्तान के लिए हो जाएगी, तब तुम भी मेरे साथ होगे। हिंदुस्तान में मैं तुम्हें बहुत अच्छा सेटल करा दूंगा, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी वहां पर, जैसा खुदा ठीक समझे। तभी सिंधे को खबर मिली अब्बास के आने की। वह अब्बास के पास पहुंचा। तुमने तो आने में बहुत देर लगा दी, मैं तो सोच रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ न हो गई हो। नहीं, सब ठीक रहा, अब्बास ने सिर हिलाया। आसिफ अली ने कोई शरारत चालाकी नहीं की, मुझे अपने साथ ऑफिस ले गया और यह छोटी सी लेदर की पॉकेट फाइल मेरे हवाले कर दी। चेक कर लिया है मैंने, सब ठीक है। सिंधे ने अब्बास के हाथ से वह फाइल ले ली। फिर जब मैं उससे जुदा हुआ तो सोचा कहीं मुझे फंसाने के लिए उसने कोई जाल न बिछा रखा हो, इसलिए वहां से यहाँ तक मैं पैदल आया ताकि रास्ते में कोई चेकिंग हो रही हो तो उससे साफ बच निकलूं। सिंधे चुप रहा। बेटी नाजिमा के कारण मजबूर है, चुप्पी साधे हुए है, और जब उसे उसकी बेटी मिल जाएगी तो वह तूफान मचा देगा। आकाश पाताल एक करके वह आसानी से मुझे तलाश करवा लेगा। वैसे भी यहाँ का मैं नामी दादा हूँ। अब मेरा पाकिस्तान में और रहना ठीक नहीं तो मेरी मौत निश्चित है। इसका मतलब अब वापस हिंदुस्तान चलना चाहते हो? हाँ, आते हुए मैं इसी बात पर विचार करता रहा। हम जासूसों की जिंदगी तभी तक सलामत है जब तक किसी की शक भरी निगाह हम पर न टिके, और निगाह टिके तो फौरन जगह छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो दुश्मन की पकड़ में जाकर अगली पिछली सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। मैं तुम्हारे साथ ही हिंदुस्तान चलूंगा। मेरे साथ चलने में ज्यादा खतरे हैं, अकेले निकलोगे तो खतरा कम रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अच्छी बात है। कहते हुए सिंधे ने उसे मंसूर खान की पत्नी और बच्चों के बारे में बताया। अपनी बीवी बच्चों की खातिर वह फाइल जहां भी होगी वह खुद लाकर देगा। मंसूर खान इनकार भी कर सकता है, अब्बास ने कहा। अगर वह इनकार करता है तो उसका भी कोई रास्ता सोचा जाएगा, सिंधे ने कहा। सुबह तक मंसूर खान को मालूम हो जाएगा कि उसके बीवी बच्चे गायब हैं, तब उससे बात की जाएगी। उसके बाद सिंधे उस कमरे में पहुंचा जहां नाजिमा बंद थी। सिंधे को देखते ही वह घबरा उठी, उसका चेहरा और भी फक पड़ गया। मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, सिंधे ने मुस्कुराकर कहा। यहाँ पर आराम से रहो, अगर तुम्हारा बाप मेरे कहने पर ना भी चला तो उस स्थिति में भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। यह टाइगर का वायदा है तुमसे, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नाजिमा के होंठ हिले परंतु शब्द कोई भी बाहर नहीं निकला। सिंधे बाहर निकलकर सजे सजाए बेडरूम में पहुंचा। वहां अटैच बाथरूम में नहा धोकर उसने नए कपड़े डाले। फिर अब्बास से कहकर मंसूर खान की बीवी शकीला को बुला लिया। शकीला अभी तक नायलॉन के गाउन में ही थी और स्पष्ट नजर आ रहा था कि नीचे उसने कुछ भी नहीं पहन रखा। शकीला के चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था, वह बिल्कुल स्थिर और शांत थी। उसका खूबसूरत चेहरा चमक रहा था। बैठो, सिंधे ने उसे सिर से पांव तक देखा। कहाँ? शकीला उसकी आंखों में देख रही थी। जहां बैठना तुम्हारी निगाहों में ठीक हो। सिंधे ने सिगरेट सुलगा ली। शकीला मुस्कुराई, फिर कह उठी, सुना है तुम बहुत रंगीन मिजाज हो। सुना तो सही है। सिंधे की आंखें सिकुड़ गईं। खूबसूरत तो तुम हो ही, किसी का भी दिल जीतने का दम रखते हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ रंगीन मिजाज ही हो या उसके आगे भी कुछ हो। बहुत कुछ हूँ आगे भी, लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो? इसलिए कि मैं तुमसे भी ज्यादा रंगीन मिजाज हूँ। कॉलेज के जमाने से लेकर आज तक जरूरी तो नहीं कि ढोल पीट कर इस बात का मैं खुलासा करूं, शकीला ने कातिलाना मुस्कुराहट के साथ कहा। और इस समय मेरा इरादा तुम्हारी टांगों पर बैठने का है, इजाजत है? तुम तो कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज हो। मुझसे डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, क्योंकि मेरी जान लेकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम हम लोगों को सिर्फ इसलिए उठा लाए कि हमारे दम पर मंसूर खान को धमकाकर अपना काम निकाल सको। समझदार भी हो।
मैं बहुत कुछ हूँ। इस समय मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि अपनी रंगीन मिजाजी का नमूना तुम्हें दिखा सकूं। वैसे भी अब तक तुम में बचा ही क्या होगा। जिस्म में जान भी होनी चाहिए। मेरे जिस्म में इतनी जान है कि तुम्हें भरपूर तसल्ली दे सकूं, लेकिन तुम्हारे पास भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मेरी तसल्ली कर सको। आज मैं हिंदुस्तानी टाइगर का दम देखना चाहती हूँ। बहुत सुन रखा है तुम्हारे बारे में। शकीला ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तुम यहाँ पर वहाँ फाइल लेने आए हो। मैं गलत तो नहीं कह रही टाइगर? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन कहना क्या चाहती हो? अगर तुमने मुझे पूरी तसल्ली दी तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वह फाइल इस समय कहाँ पर है। तुम जानती हो कि फाइल कहाँ है? हाँ, एकाएक सिंधे ठठाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, मानना पड़ेगा। बहुत खेली खाई औरत हो और रंगीन मिजाज के साथ मौके का फायदा उठाना भी खूब जानती हो, जैसे कि अब उठाने जा रही हो। क्या मतलब? जाने मन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम फंस चुकी हो। तुम्हारे दोनों बच्चे भी मेरे कब्जे में हैं और जब तक फाइल मुझे नहीं मिलती मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए फाइल के बारे में बताने के साथ साथ अपनी रात भी खरी कर लेना चाहती हो। जान बची सो अलग, मजे मिले सो अलग। खूब, बहुत ज्यादा समझदार हो तुम। शकीला हंस पड़ी और आगे बढ़कर सिंधे की टांगों पर बैठती हुई बोली। तो शुरू किया जाए मामला। वह फाइल कहाँ है? पहले मेरा मुकाबला करो, उसके बाद बाकी बातें। कहने के साथ ही शकीला घायल शेरनी की तरह सिंधे पर टूट पड़ी। मजबूरन सिंधे को भूखा भेड़िया बन जाना पड़ा। सुबह के 6 बज रहे थे। सिंधे, अब्बास और जमील अहमद नाम के एक अन्य व्यक्ति ने मंसूर खान के घर में प्रवेश किया। मंसूर खान अभी तक नहीं लौटा था। कहाँ है? अब्बास ने प्रश्न भरी निगाहों से सिंधे को देखा। बेडरूम, कहते हुए सिंधे ने पलटकर दरवाजा बंद किया, फिर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। अब्बास और जमील अहमद उसके साथ थे। बेडरूम बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा रखा था। हाल कमरे के बीचों बीच डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, दीवारों पर पेंटिंग्स, फर्श पर कालीन, छत पर फानूस, खिड़कियों और दरवाजों पर मखमली पर्दे। किसी भी वस्तु की वहां कमी नहीं थी। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अब्बास ने बेडरूम का निरीक्षण करके कहा। तब तक सिंधे की निगाह शेरों वाली सीनरी पर टिक चुकी थी। इसे हटाओ। अब्बास ने फौरन शेरों वाली सीनरी उतारकर एक तरफ रख दी। पीछे प्लेन और साफ दीवार थी। सिंधे आगे बढ़कर हाथ की उंगलियों से दीवार के जर्रे जर्रे को टटोलने लगा। आधे मिनट बाद ही उसकी उंगली दीवार के ऐसे हिस्से से टकराई जो कि दीवार न होकर कुछ और ही था। सिंधे ने उस जगह पर अंगूठा रखकर उसे जोर से दबाया। निःशब्द बे आवाज दीवार उसी तरह एक तरफ सरकती चली गई और वहां पर अब अमेरिकन मेक की तिजोरी नजर आने लगी थी। उसे देखते ही सिंधे की आंखों में तीव्र चमक उभर आई। एक तरफ खड़ा जमील अहमद फौरन आगे बढ़ा और तिजोरी को ध्यानपूर्वक देखने लगा। सिंधे पीछे हट गया। तभी अब्बास कह उठा, जमील, यह तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। इस तिजोरी को हर हाल में खुलना चाहिए, वह भी कम से कम वक्त में। तिजोरियां खोलने और तोड़ने के मामले में तुम मास्टर हो। हार नहीं माननी है तुम्हें। हार तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन यह तिजोरी जरा दिक्कत का सौदा है। इसमें डबल लॉक है। एक लॉक चाबी से खोलना पड़ता है और दूसरा नंबरों के कॉम्बिनेशन मिलाकर। चाबी वाला लॉक तो मैं आसानी से खोल दूंगा, लेकिन नंबरों का कॉम्बिनेशन मिलाने में वक्त लग सकता है। वक्त ही तो हमारे पास नहीं है जमील अहमद। अब्बास खींच उठा। खलीफा, जमील अहमद कह उठा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी को समझने का प्रयत्न करो। तिजोरी दीवार में कुछ इस तरह से फिट है कि इसे निकालकर हम यहाँ से ले जा भी नहीं सकते। जो वक्त लगना है वह तो लगना ही है। इसे हम गैस वेल्डिंग से भी काट सकते हैं। सिंधे बोला, अवश्य काट सकते हैं। जमील अहमद शरीर पर पड़ी कमीज के बटन खोलता हुआ बोला, परंतु उससे भीतर पड़े सामान को काफी नुकसान पहुंच सकता है। मुझे हाथ पांव मार लेने दो, हो सकता है कॉम्बिनेशन जल्द ही मिल जाए। कहते हुए उसने कमीज उतारी तो नीचे मौजूद चमड़े की जैकेट में तरह तरह के औजार फंसे पड़े थे। जमील अहमद तिजोरी खोलने में व्यस्त हो गया। सिंधे ने सिगरेट सुलगाई और दूसरे कमरे में आ गया। अब्बास उसके पीछे आया। सिंधे सिगरेट के कस लेता रहा। मंसूर खान की बीवी ने तिजोरी कॉम्बिनेशन नंबर नहीं बताया। उसे नहीं मालूम। वह कहती है, इस बारे में मंसूर खान हमेशा सतर्क रहा कि मुझे नंबर ना मालूम हो। उसने तुम्हारे सामने मुंह क्यों खोला?
जवाब में सिंधे मुस्कुरा पड़ा। अब्बास, औरत को पहचान पाना किसी मर्द के बस की बात नहीं। औरत जाने कब कौन सा रंग छोड़ दे, जबकि मर्द सीधी किताब की तरह होता है। बीते जमाने के साथ शकीला अपनी रंगीन मिजाजी को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, परंतु मंसूर खान ने मेरे बारे में उसे कुछ बढ़ा चढ़ाकर ही बता रखा था कि औरतों के मामले में मैं बदनाम हूँ। यह बात शकीला के दिमाग में घुस चुकी थी कि एक बार मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही वह अपने बच्चों सहित मेरे कब्जे में आ गई थी। यह उसके लिए सुनहरी मौका था। वह जानती थी कि फाइल के बारे में जाने बिना मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं, इसलिए उसने मुझे हासिल करने की शर्त रखी कि वह बता देगी फाइल कहाँ है। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैंने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया और उसने मुझे फाइल के बारे में बता दिया कि वह घर पर गुप्त तिजोरी में मौजूद है और इसके साथ ही उसके बच्चे और वह खुद भी मौत से सुरक्षित हो गई। इसका मतलब अपने पति से दगाबाजी कर गई? अब्बास मुस्कुराया। हाँ, और जब मंसूर खान से मिलेगी तो रो रो कर ऐसा ड्रामा करेगी कि जैसे वही उसका भगवान देवता सब कुछ हो। बहुत चालाक सह है शकीला। आखिर मंसूर खान की बीबी जो ठहरी। अब्बास ठहाका लगा उठा। मंसूर खान दिन रात की दौड़ धूप से बुरी तरह थक गया था। दिन को तो चैन बिल्कुल ही नहीं मिला था और शाम को नवाज खां के घर से सिंधे उसके हाथों में आकर भी निकल गया तो वह क्रोध से भरी झन्नाहट में रात भर इधर उधर सिंधे की तलाश में भागता रहा, लेकिन सिंधे पर हाथ डालना तो दूर, उसके बारे में कोई खबर भी नहीं पा सका था। कुछ घंटे सोने का इरादा बनाया कि तभी उसकी गाड़ी में लगे वायरलेस सेट पर संदेश आया, जिसे कि उसने फौरन अटेंड किया। यस, मंसूर खान दिस साइड। मंसूर खान, मैं तुम्हें बहुत ही काम की सूचना देना चाहती हूँ। ऐसी सूचना जिसे सुनकर तुम हर काम हर बात भूल जाओगे। दूसरी तरफ सायरा थी जो कि आवाज बदलकर बोल रही थी। कौन हो तुम? तुम्हारा कोड क्या है? मंसूर खान चौंका। इस बात को रहने दो कि मैं कौन हूँ और मेरा कोड कुछ नहीं है। तुम्हें वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम हुई? मंसूर खान का स्वर तेज था। बेकार के चक्करों में मत पड़ो मंसूर खान, और मेरी बात सुनो। टाइगर की तलाश में तो तुम दिन रात एक कर रहे हो। अपने परिवार की भी खबर है तुम्हें? क्या क्या कहना चाहती हो तुम? रात को टाइगर ने तुम्हारी बीवी और बच्चों का अपहरण कर लिया है। इस समय वह टाइगर की कैद में है। कहाँ? यह बात मैं नहीं जानती। बकवास कर रही हो तुम। रात को मैं अपनी बीवी बच्चों से मिलकर आया हूँ। तुम जो मैंने कहा है वह सच है मंसूर खान। तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? मेरा आदमी तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा था। क्यों? यह मेरा जाति मामला है। तुम कौन हो? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं मिल सकेगा। अब यह बताओ कि टाइगर को पकड़ना चाहते हो? मंसूर खान का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। कहाँ है वह? तुम्हारे घर पर, साथ में 2 आदमी भी हैं। भीतर वह क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानती। मंसूर खान के मस्तिष्क में धमाका हुआ। आंखों के सामने बेडरूम में मौजूद चोर तिजोरी नाच उठी, जिसमें कि वह फाइल मौजूद थी। टाइगर उसकी बीवी और बच्चों को किडनैप करके ले गया था और उन्हें टार्चर किया होगा। टार्चर के भय से बच्चों को कोई खतरा न पहुंचे, शकीला ने गुप्त तिजोरी और फाइल के बारे में बता दिया होगा। परिणाम स्वरूप अब टाइगर उसके घर पर मौजूद उस गुप्त तिजोरी को खोलने का प्रयास कर रहा होगा ताकि उस फाइल को हथिया सके। तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर तो शकीला को भी नहीं मालूम था, जो वह टाइगर को बता पाती। बिना कॉम्बिनेशन नंबर के तिजोरी को खोल पाना आसान नहीं था। वैसे ही तिजोरी अमेरिका की खास कंपनी की थी जो मजबूत तिजोरियां बनाती थी। तुम अपने बारे में कुछ बताओ, इस बात का इनाम मिलेगा तुम्हें। मेरे हिस्से का इनाम तो तुम ले लेना मंसूर खान। सायरा की हंसी से भरी बदली आवाज आई। अभी तो टाइगर के बारे में सोचो। वह तुम्हारे घर से निकल गया तो फिर तुम उसकी हवा भी नहीं पा सकोगे। बी क्विक मंसूर खान, समय बर्बाद मत करो। मंसूर खान ने होंठ भींचकर संबंध विच्छेद किया और अगले ही पल वायरलेस सेट द्वारा कहीं और संबंध बनाने लगा। उसकी आंखों में क्रोध भरी सुर्खी व्याप्त हो चुकी थी। आंखों के सामने टाइगर का चेहरा नाच रहा था। शकील अहमद को 2 घंटे की मेहनत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर तिजोरी का कॉम्बिनेशन मिला। जबकि इस बीच अब्बास कई बार कह चुका था कि गैस वेल्डिंग का सामान लाकर तिजोरी के बाहरी हिस्से को काट देते हैं। बहरहाल
तिजोरी खुलने पर उन लोगों ने चैन की सांस ली। सिंधे फौरन आगे लपका। खुली तिजोरी में वह जल्दी से छानबीन करने लगा। तिजोरी के नीचे वाले खाने में वह फाइल मौजूद थी जिसे मंसूर खान हिंदुस्तान से उड़ा लाया था। सिंधे ने फौरन फाइल पर अपना कब्जा जमा लिया। अब उसके चेहरे पर तसल्ली और सख्ती के भाव थे। हमारा काम पूरा हो चुका है अब्बास, कहते हुए सिंधे ने घड़ी देखी। सुबह के 9 बज रहे थे। चलते हैं, यहाँ रुकना बेकार है और खतरे से खाली नहीं। चलो शकील अहमद। सिंधे ने फाइल को अपनी कमीज के नीचे छिपा लिया। तभी ड्राइंग रूम में मौजूद फोन की घंटी बज उठी। तीनों की निगाहें आपस में मिली। वह ड्राइंग रूम में पहुंचे। फोन बजे जा रहा था। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वह पूरा हो चुका है और अब हम यहाँ से निकलने जा रहे हैं। अगर फोन उठा लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, सिंधे ने कहा और रिसीवर उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से सायरा की चीख भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। सिंधे चौंका। पल के 100वें हिस्से में उसने आवाज पहचान ली थी। क्या मैं टाइगर से बात कर रही हूँ? सायरा के इन शब्दों पर सिंधे को पुनः चौंकना पड़ा। सायरा को कैसे मालूम कि वह मंसूर खान के घर पर है? सिंधे के होंठ सख्ती से भिसते चले गए। सायरा, वेरी गुड। मुझे यही आशा थी कि टाइगर मेरी आवाज सुनते ही पहचान जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? टाइगर का स्वर भावहीन था। इत्तेफाक से जब तुम अपने 2 साथियों के साथ मंसूर खान के घर में प्रवेश कर रहे थे तब मैं सामने की सड़क से गुजर रही थी और तुम पर मेरी निगाह पड़ गई। फिर मैं वहीं रुककर तुम्हारे बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। तुम्हारे पास आकर मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी तुम बाहर नहीं निकले। मैंने अपनी जगह कुछ देर पहले ही छोड़ी है। छोड़ी क्या? यूं समझो कि मजबूरन मुझे छोड़नी पड़ी। क्या मतलब? शायद तुमने बाहर का नजारा नहीं देखा। बाहर का नजारा? हाँ। अब सायरा की आवाज में गंभीरता आ गई थी। बाहर 100 से ज्यादा पुलिस वाले और खुफिया विभाग के एजेंटों ने मंसूर खान के घर को घेर रखा है। हर कोई हथियारबंद है। साथ में मंसूर खान भी है। उन लोगों को मालूम हो चुका है कि तुम भीतर हो। वह अब किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते और जिस तरह से उन्होंने घिराव डाला है उससे तो मैंने यही नतीजा निकाला है कि इस बार तुम किसी भी हाल में बच नहीं सकोगे। मंसूर खान को कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? सिंधे का स्वर सख्त था। मैं नहीं जानती टाइगर। इत्तेफाक भी हो सकता है। जैसे मुझे मालूम हुआ हो कुछ उसी तरह उसे भी तुम्हारे बारे में जानकारी मिल गई हो, सायरा ने जवाब दिया। सिंधे ने दांत भींचकर अब्बास को देखा। सावधानी से बाहर झांक कर देखना। अब्बास फौरन हरकत में आ गया। उसने खिड़की का पर्दा जरा सा सरकाकर बाहर झांका। 2 क्षणों के उपरांत जब वह पलटा तो उसके चेहरे पर घबराहट मौजूद थी। बाहर तो तिल तिल पर पुलिस मौजूद है और उनका निशाना यही घर है। सिंधे की आंखों में चीते की सी चमक भरती चली गई। अब्बास ने घर के पिछवाड़े देखा। वहां भी यही हाल था। जबरदस्त ढंग से घेरा डाला गया है। जाहिर है वह लोग छत पर या आसपास की छतों पर भी मौजूद होंगे। उन्होंने हमारे यहाँ से निकलने के हर रास्ते पर अपना मौत का जाल बिछा दिया है। कहने के साथ ही सिंधे ने रिसीवर अपने कान से लगाया और बोला, बाहर के सारे हालात तुम्हें नजर आ रहे हैं सायरा? हाँ, मैं इन लोगों से कुछ ही दूर हूँ। छत की तरफ की क्या पोजीशन है? सिंधे ने पूछा। वही जो आगे पीछे की है। सायरा ने गहरी लंबी सांस ली। सॉरी टाइगर, मैं मजबूर हूँ। इस बार मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारी मौत निश्चित है। श्योर? सिंधे का चेहरा ज्वालामुखी बन उठा। आवाज में ठंडक थी। श्योर, तुम अब बच नहीं सकोगे। इन लोगों ने यहाँ पर ही नहीं, आसपास की सड़कों और चौराहों पर भी पुलिस फैला रखी है, इसलिए कि अगर किसी प्रकार तुम वहां से निकल भी जाओ तो तब भी बच न सको, उनकी गोलियों का शिकार हो जाओ। खैर टाइगर, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। सायरा की आवाज में दुख और अफसोस भरा था। अंतिम इच्छा? हाँ, इसके अलावा मैं कह क्या सकती हूँ। काश किसी प्रकार मैं तुम्हारी सहायता कर पाती। तुम अंतिम इच्छा की बात कर रही थी सायरा, और अपनी अंतिम इच्छा तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, मिलने के बाद। सिंधे ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तो क्या तुम आशा रखते हो कि इन हालातों में भी तुम बच जाओगे? सायरा की आवाज में हैरानी थी। बाकी बातों का जवाब मिलने पर दूंगा, कहते हुए सिंधे ने रिसीवर रख दिया। अब्बास की निगाहें सिंधे के चेहरे पर टिकी हुई थी। सब दरवाजे खिड़कियां चेक करो और उन्हें भीतर से बंद कर दो, सिंधे बोला। अब्बास फौरन इस काम में जुट गया।
सिंधे ने जमील अहमद पर निगाह मारी, जो कि बेहद शांत और निश्चिंत नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अपने ससुराल में बैठा हो। तभी अब्बास वहां आया। टाइगर, मैं नहीं समझता कि हम बच सकें। तगड़ा घेरा है, हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो लड़ मरकर जान गंवा दें या फिर खुद को पाकिस्तानी पुलिस के हवाले कर दें। और मेरे ख्याल में पहले वाली बात मुनासिब रहेगी, जिंदा खुद को इनके हवाले करना ठीक नहीं। टाइगर, मंसूर खान को कैसे मालूम हुआ कि तुम यहाँ पर मौजूद हो? अब्बास बोला। बस यही बात। सिंधे के होठों से गुर्राहट निकली। यही बात मेरी परेशानी और क्रोध का कारण बनी हुई है कि मंसूर खान को कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई परेशानी नहीं। तुमने इस बारे में किसी से जिक्र तो नहीं किया, खास तौर से अब्दुल सत्तार से? नहीं, मैंने इस बारे में हवा से भी जिक्र नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कदम उठाने जा रहा हूँ। सिंधे ने एक एक शब्द चबाकर गुर्राहट भरे बेहद खतरनाक लहजे में कहा। टाइगर, माइक द्वारा गूंजता मंसूर खान का स्वर उन तीनों के कानों में पड़ा। तुम इस समय हमारे घेरे में हो। यहाँ से तुम किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं निकल सकते। अगर हमसे टकराने जैसी मूर्खतापूर्ण हरकत की तो हर हाल में तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि जीना चाहते हो या मरना। चाहो तो एक निगाह बाहर मार लो, कोई तुम पर फायर नहीं करेगा। सिंधे शांत मुद्रा में सिगरेट का कस लेता रहा। अब्बास का चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। वह लोग हमें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, अब्बास के होठों से निकला। खामोश बैठने का कोई फायदा नहीं होगा टाइगर। हम तुम पर पहला हमला नहीं करेंगे, बल्कि इसी प्रकार मकान को घेरे रहेंगे। भूख प्यास से तड़प कर कभी तो बाहर निकलोगे, चाहे हमें 4 दिन भी क्यों न लग जाएं। हम तुम्हें गिरफ्तार किए बिना नहीं रहेंगे। समझदारी इसी में है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दी जाएगी। सिंधे के होठों पर कड़वी मुस्कान बिखर गई। जमील अहमद, सिंधे ने कहा, तुम जाकर खुद को उनके हवाले कर दो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं। जब वह मेरे बारे में पूछें तो कह देना वह लोग भीतर फैसला कर रहे हैं कि क्या किया जाए। सिंधे ने जहर भरे स्वर में कहा, यह भी कहना कि वह लोग इस प्रकार सख्त घेरे को देखकर बहुत घबराए हुए हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। मैं ऐसा कह दूंगा। जमील अहमद ने सिर हिलाया। सिंधे अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जमील अहमद उसके साथ था। सिंधे ने सिटकनी हटाकर दरवाजा खोला, इतना ही खोला कि जमील अहमद उसमें से बाहर निकल सके। जमील अहमद ने सिंधे पर निगाह मारी। खलीफा का नाम उन लोगों को कुछ घंटे तक मत बताना। जमील अहमद ने सिर हिलाया और थोड़े से खुले दरवाजे में से सरक कर बाहर निकल गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे। सामने मक्खियों की भांति पुलिस हथियारों को थामे खड़ी थी। हथियारों का रुख जमील अहमद की तरफ हो गया था। यह नजारा देखकर जमील अहमद के हौसले पस्त होते नजर आ रहे थे। हादसों के ऐसे खतरनाक दौर से वह न तो कभी निकला था और न ही उसने ऐसी कोई कल्पना की थी। उसके बाहर निकलते ही सिंधे ने फौरन दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। अब क्या करना है? अब्बास ने गंभीर स्वर में कहा। हम दोनों के पास सिर्फ एक एक रिवाल्वर है, जो कि बाहर के हालातों को देखते हुए हमारे किसी काम की नहीं। सिंधे ने उसकी आंखों में झांका और सर्द स्वर में कह उठा, रिवाल्वरों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब्बास। क्या मतलब? अब्बास चौंका। जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तो बात हथियारों से नहीं होती, चालाकी से होती है। मैं मंसूर खान के इस घेरे को बेकार करके दिखा दूंगा। हम आसानी से बचकर निकल जाएंगे। कैसे? देखते जाओ। कहने के पश्चात सिंधे आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर डायल घुमाने लगा। एक ही बार में लाइन मिल गई। सिंधे ने पाकिस्तानी खुफिया विभाग के चीफ आसिफ अली के घर का नंबर मिलाया था। नंबर ही नहीं, आसिफ भी मिला। मुझे पहचाना आसिफ अली? सिंधे का स्वर खूंखारता पूर्ण था। तुम टाइगर, मेरी बेटी नाजिमा कहाँ है? मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन जो हालात मेरे सामने हैं उसे देखते हुए मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आने वाले 2 घंटों में भी वह इसी प्रकार सुरक्षित रहेगी। क्या मतलब? मतलब तुम मेरे से पूछ रहे हो आसिफ अली, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किन हालातों में घिरा हुआ हूँ। सिंधे का खतरनाक स्वर धमकी से भरा था।
चंद पलों की शांति के बाद आसिफ अली का व्याकुलता से भरा स्वर आया। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। यूं समझो कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा है। मंसूर खान ने एक्शन लेने से पहले ही मुझे खबर कर दी थी। उसके बाद भी तुमने उसे रोकने की चेष्टा नहीं की। यह भूल गए कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में, मेरे रहमो करम पर है। अगर मेरे खिलाफ कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे घेर कर तुम अपनी बेटी को बचा सकते हो? शिंदे के होठों से चीते किसी गुर्राहट निकल रही थी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो टाइगर। अपनी जवान बेटी की इज्जत और जिंदगी की खातिर मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें छेड़ा जाए, लेकिन मैं मंसूर खान को खामोश रहने को भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वह मुझे बता चुका था कि उसकी बीवी और दोनों बच्चे तुम्हारे कब्जे में हैं। इस पर भी वह टूटा नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। फिर मैं किस मुंह से उसे इनकार करता? फर्ज की राह पर वह अपने परिवार तक को कुर्बान करने को तैयार हो गया, तो मैं क्या अपनी बेटी की खातिर उसे रुकने का आदेश देता? अल्लाह सब देख रहा है, वह जो भी करेगा ठीक करेगा। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता टाइगर, लेकिन एक काम कर सकते हो। शिंदे मौत के से स्वर में कह उठा। क्या? यहाँ आकर अपनी बेटी की लाश को उठाकर ले जा सकते हो? नहीं टाइगर, अल्लाह के लिए ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें फरार करवाने की मैं पूरी चेष्टा करूंगा। भले ही तब तक तुम मेरी बेटी को अपनी कैद में रखो, ताकि मैं अपनी बात से फिर न सकूं। बस मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। वह एकमात्र मेरी औलाद है। तुम तो बहुत बड़े देशभक्त हो। पाकिस्तान को तुम पर नाज होना चाहिए। शिंदे के स्वर में व्यंग था। कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी औलाद बहुत कीमती चीज है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। आसिफ अली, शिंदे एक एक शब्द चबाकर भयानक स्वर में कह उठा। अब तो तुम्हें अपनी मरी हुई औलाद का मुंह देखना ही पड़ेगा। तमाशा देखना है तो यहाँ आ जाओ। नहीं, मैं। शिंदे ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। अब्बास एक टक शिंदे का चेहरा देखे जा रहा था। अब्बास? शिंदे ने उसे देखा। अब्दुल सत्तार पर किस हद तक विश्वास किया जा सकता है? पूरी हद तक। पूरी हद की भी एक लिमिट होती है। अब्दुल सत्तार के बारे में कोई लिमिट नहीं। वह मेरा मुरीद है। मेरे लिए बिना सोचे समझे वह आग के कुंड में कूद सकता है। अब्बास के शब्दों में दृढ़ता से भरी झलक थी। 10-12 साल पहले वह बेहद शराफत के साथ जिंदगी बिता रहा था कि किसी के कत्ल के जुर्म में कानून के फंदे में जा फंसा। उसका बचना कठिन था, लेकिन मैंने अपने रसूख के दम पर उसे बरी करवा लिया। उसके बाद अब्दुल सत्तार मेरा हुक्म का गुलाम बन गया। 20 बार मेरे लिए वह मौत के मुंह में घुस चुका है। सच पूछो तो मैं दिल से उसकी इज्जत करता हूँ टाइगर। किसी पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। सामने वाले को हमेशा यही दिखाओ कि मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, परंतु दिल में उसके लिए शक की सुई अवश्य रखो। मत भूलो कि विश्वासघात वही होता है जहाँ विश्वास होता है। अब्बास ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अब्बास, शिंदे ने नई सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अब्दुल सत्तार को फोन करो और सारे हालातों से आगाह कराकर उसे कहो कि आसिफ अली की बेटी नाजिमा, मंसूर खान की बीवी शकीला और उसके दोनों बच्चों को तगड़ी घेराबंदी करके यहाँ लाए, हम तक उन लोगों को पहुँचाए। जितने आदमियों की जरूरत पड़े साथ ले आए, और अगर कोई भी उसके रास्ते में रुकावट बनने की चेष्टा करे तो बेशक वह उन लोगों को शूट कर सकता है, परंतु शूट तभी करे जब पानी सिर से ऊपर उड़ जाए। समझा? अब्बास ने सिर हिलाया। अब्दुल सत्तार को सब कुछ अच्छी तरह समझा देना। सब समझा दूंगा। वह बहुत समझदार है, हवा के इशारे को समझता है। उसे कह देना यह काम अपना चेहरा ढककर करे, ताकि बाद में खतरे से दूर ही रहे। अब्बास ने सिर हिलाया और फोन के निकट पहुंचकर रिसीवर उठाया और डायल घुमाने लगा। उसके होंठ सख्ती के साथ भिजे हुए थे। तभी स्पीकर द्वारा गूंजती मंसूर खान की आवाज पुनः उसके कानों में पड़ी। टाइगर, खुद को अपने साथी के साथ हमारे हवाले कर दो। तुम किसी भी हालत में अब बचकर नहीं निकल सकते। चूहे की भांति पिंजरे में फंस चुके हो। पिंजरे की चाबी हमारे हाथ में है। तुम अब हमारे इशारे पर नाचने को मजबूर हो। अगर शराफत से खुद को कानून के हवाले कर दो तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं दी जाएगी, वरना अंजाम तो जानते ही हो कि कितना भयानक हो सकता है।
अब्बास फोन पर अब्दुल सत्तार से बात करने पर व्यस्त था। मंसूर खान की चेतावनी का कोई प्रभाव सिंधे पर नहीं पड़ा। उसने कमीज में छिपा रखी फाइल निकालकर सामने रखी और जेब में से माचिस के आकार के कैमरा निकालकर फाइल के एक एक पेज की तस्वीर लेने लगा। 3 मिनट बाद अब्बास ने रिसीवर रखा और सिंधे से बोला, यह क्या कर रहे हो? हालात ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। हो सकता है बाजी पलट जाए और हम पाकिस्तानी सरकार के हाथों में जा फंसे। ऐसा हो जाने पर कम से कम यह फाइल तो उनके हाथ न लगे। इसी बात का इंतजाम कर रहा हूँ। अब्दुल सत्तार से क्या बात हुई? उसे सब कुछ समझा दिया है। जो नहीं समझाया वह बात भी वह समझ गया है। यहाँ के सारे हालातों को बखूबी संभाल लेगा। अब्बास ने विश्वास भरे स्वर में कहा, कब तक आ जाएगा वह? जल्दी, घंटे सवा घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। 20 मिनट लगाकर सिंधे ने फाइल के एक एक पेज की तस्वीर ले ली। फिर उसने बाथरूम में जाकर फाइल को जला दिया और उसे फ्लैश में बहा दिया। यह सब करने के पश्चात वह खुद को हल्का महसूस कर रहा था। माचिस के आकार के कैमरे में से फिल्म निकाली जो कि बोल्ट की तरह थी, उसे अपने मुंह में डाला और निकल गया। अब्बास उसकी हर हरकत को खामोशी से देखे जा रहा था। फिर सिंधे ने उस छोटे से कैमरे को भी तोड़ फोड़कर फ्लैश में बहा दिया। आसिफ अली के बारे में तुम्हारा क्या विचार है टाइगर? वह आएगा? हाँ, सिंधे ने कड़वे स्वर में कहा। बस वह यहाँ पहुंचने ही वाला होगा। आसिफ अली अपनी बेटी को और मंसूर खान अपने परिवार को मौत के मुंह में देखेगा तो उसके बल निकल जाएंगे। वह तो उनके परिवार वाले हैं। उनकी जगह अगर निर्दोष नागरिक भी होते तो भी उन्हें सोचना पड़ता कि टाइगर को गिरफ्तार करें या निर्दोष नागरिकों को बचाएं। अभी तो मंसूर खान को बाजी अपने हाथ में लग रही है। वह खुद को विजयी समझ रहा है, परंतु आने वाले वक्त में वह मात्र बुत बनकर रह जाएगा। अब्बास ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मंसूर खान की आवाज पुनः गूंजी, टाइगर, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। ज्यादा देर तुम चुप रह भी नहीं सकते। बेहतर यही होगा कि मुझसे बात करो। मैं तुम्हें भरपूर आश्वासन देता हूँ कि कैद के दौरान तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, बल्कि दोस्तों की तरह व्यवहार किया जाएगा। साला कुत्ता, सिंधे दांत भींचकर बुदबुदा उठा। इसके हाथ में लग जाए तो यह मेरी इतनी बोटियां करेगा कि चपरासी भी उन टुकड़ों को गिन नहीं पाएगा। खुद को जिंदा इनके हवाले करना बेवकूफी होगी। अब्बास क्रोध भरे स्वर में कह उठा, इनकी कैद तो मौत से भी बदतर होगी। इनके साथ तो लड़ते लड़ते मर जाना कहीं बेहतर है। सिंधे ने कुछ कहने की अपेक्षा सिगरेट सुलगाई और कस लेने लगा। स्पीकर से गूंजती मंसूर खान की आवाज रह रहकर उनके कानों में पड़ रही थी। उन्हें अब अब्दुल सत्तार के आने का इंतजार था और घंटे भर बाद ही अब्दुल सत्तार वहां आया। अब्दुल सत्तार अपने साथ 2 वैनों में आदमी भरकर लाया था। पुलिस के घेरे से कुछ पहले ही उन्होंने वैन रोक ली थी और सब नीचे उतरे। वह कुल 20 आदमी थे, जिनमें से 10 के हाथ में रिवाल्वर थे और 10 के हाथों में AK-47 राइफलें। उन सब ने आसिफ अली की बेटी नाजिमा, मंसूर खान की बीवी शकीला और उसके दोनों बेटों को घेरे में ले रखा था। वह सब घेरे में सहमे हुए मौत के आतंक से भरे थे। उनके चेहरे ढके हुए थे। हाथों में थमे हथियारों का रुख उन सब की तरफ था। बेवकूफ आदमी भी देखते ही समझ सकता था कि वह लोग कभी भी मौत के शिकार हो सकते हैं। अब्दुल सत्तार घेरे से 2-3 कदम आगे था और उसके हाथ में AK-47 राइफल थमी थी। ढका हुआ चेहरा और आंखों में खूंखारता पूर्ण भाव। वह सब आगे बढ़ने लगे। इससे पहले कि वह कुछ कह सुन पाते, अब्दुल सत्तार अपने आदमियों के साथ पुलिस के घेरे में जा पहुंचा। कोई भी कुछ नहीं समझ पाया। रुक जाओ, मंसूर खान अब्दुल सत्तार के सामने जा खड़ा हुआ। अब्दुल सत्तार की आंखों की सुर्खी और बढ़ गई। पीछे हट जाओ मंसूर खान, अब्दुल सत्तार भयानक स्वर में बोला, वरना अंजाम तो तुम जानते ही हो। तुम्हारे पूरे परिवार का खात्मा हो जाएगा और तुम्हारे चीफ। कहते हुए उसने चंद कदम दूर मौजूद आसिफ अली पर निगाह मारी। उनकी बेटी भी नहीं रहेगी। देख रहे हो ना किस तरह उन सबको हमने घेरे में ले रखा है, और मुझे अपने आदमियों को किसी प्रकार का आदेश देने की भी जरूरत नहीं है। हालात के मुताबिक वह खुद ही फायरिंग शुरू कर देंगे। पहले तुम लोगों के परिवार वाले जाएंगे, फिर तुम सब लोग। मालूम नहीं कौन बचता है या कौन मरता है, परंतु इतना स्पष्ट है कि यहाँ से लाशें उठानी भारी पड़ जाएंगी। हम 10 के पास AK-47 राइफलें हैं
सोच ही सकते हो कि हम क्या कहर बरपा सकते हैं। तो क्या तुम लोग बच जाओगे? मंसूर खान के होंठ भिज गए। हमारी बात मत करो, हम तो अपनी कब्रें अपने हाथों से खोद कर आए हैं। इन हालातों में सिवाय मौत के हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा, फिर भी हम यहाँ आए हैं। लेकिन इतना याद रखना मंसूर खान, यहाँ मौजूद कम से कम आधे पुलिस वालों को भी कब्रें नसीब होंगी। तुम भी नहीं बचोगे और तुम्हारा चीफ भी नहीं। बाद में लाशों का भंडार देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे मंसूर खान। तुम जानते हो किसकी सहायता कर रहे हो? वह हिंदुस्तानी जासूस है। वह कोई भी हो, मुझे इस बात से कोई वास्ता नहीं। इस समय मेरा काम उसको यहाँ से सुरक्षित निकाल ले जाना है। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरे पास इतना समय नहीं कि तुम्हारी बकवास सुन सकूं। इस वक्त यहाँ सिर्फ मौत के खेल की ही गुंजाइश है, बातों की नहीं। नहीं, मेरे जीते जी तुम टाइगर को बचाकर नहीं ले जा सकते। मंसूर खान के होठों से गुर्राहट भरा स्वर निकला। उस हिंदुस्तानी जासूस का नसीब अब सिर्फ मौत है। अब्दुल सत्तार की आंखों में मौत से भरी चमक चमकी। तो ठीक है मंसूर खान, पहले तुम्हारी मौत ही सही। मैं मंसूर, लेकिन सर मैं उस फाइल को जान पर खेलकर हिंदुस्तान से लाया हूँ। वह फाइल मेरे घर में मौजूद गुप्त तिजोरी में है, जो कि उसने हासिल कर ली होगी। वह पहले मेरी सुनो। आसिफ अली ने उसकी बात काटकर क्रोध भरे स्वर में कहा, फाइल की छोड़ो, मुझे तुम पर फक्र है। हिंदुस्तान से तुम ऐसी 10 खुफिया फाइल ला सकते हो। इस समय जो नाजुक स्थिति है उस पर गौर करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हिंदुस्तान के गुप्त राज कौन लाया करेगा? कौन टकराएगा टाइगर से? तुम जिंदा रहे तो टाइगर की जान लेने के भविष्य में 50 मौके आएंगे। यह वक्त क्रोध से नहीं, दिमाग से काम लेने का है। मंसूर खान होठ भींचे खड़ा रहा। अगर तुम खून खराबे के मामले को संभाल सकते हो तो मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन निर्दोष लोगों की जान पर आ बने, यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आगे तुम खुद समझदार हो, जो भी करोगे ठीक करोगे। मैं तुम्हारा चीफ हूँ, मेरा एक आदेश तुम्हारा कदम रोक सकता है। लेकिन अभी तक मैंने आदेश नहीं, तुम्हें सलाह दी है कि हालात को पहचानो और उसी के मुताबिक काम करो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें आदेश दूं। और फाइल की इतनी ही चिंता थी तुम्हें तो पाकिस्तान आते ही मेरे हवाले कर देते, ताकि मैं उसे ऊपर पहुंचा देता। यह सब तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है, और अब निर्दोष लोगों को मरवाकर एक और गलती कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मामला खत्म नहीं होगा मंसूर खान। तुम्हें ऊपर वालों को जवाबदेही देनी पड़ेगी, जो कि तुम नहीं दे सकोगे। इस हादसे का दोषी तुम्हें ही ठहराया जाएगा। चीफ आसिफ अली की बातें सही थी। मंसूर खान ने मजबूरी से भरी निगाहों से आसिफ अली को देखा। तो क्या टाइगर को यहाँ से निकल जाने दूं? हाँ, इस समय हमारे पास मजबूरी से भरा एक यही रास्ता है। वक्त की मांग है कि टाइगर को निकल जाने दिया जाए। तुमने जरा भी समझदारी से काम लिया होता तो टाइगर बुरी तरह फंस चुका होता। बहुत बड़ी भूल कर चुके हो तुम। आसिफ अली ने दांत भींचकर कहा, मैं समझा नहीं सर। जब तुमने घिराव किया था उसी समय फोन की लाइन भी काट देनी चाहिए थी। फोन चालू रहने की स्थिति के कारण ही टाइगर ने सहायता के लिए इन लोगों को बुला लिया। मन ही मन मंसूर खान खुद पर ही झल्ला उठा। वास्तव में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर फोन लाइन काट दी होती तो टाइगर किसी भी हाल में नहीं बचता। मेरी तो एक ही बेटी है। चीफ आसिफ अली ने लोहा गर्म देखकर चोट की। अगर 10 भी होती तो उन्हें देश की खातिर बलिदान कर देता, लेकिन बलिदान भी वक्त पर ही काम आता है। खामखा जान दे देने को बलिदान नहीं कहते। मंसूर खान ने दांत भींचे सामने खड़े अब्दुल सत्तार पर निगाह मारी, जो कि खतरनाक इरादों के साथ हर पल खून खराबा करने को तैयार था। जाओ, सबको आदेश दो कि कोई इनके रास्ते में नहीं आएगा। मंसूर खान ने 2 पल में ही फैसला किया। अब उसका जोश और क्रोध कम हो गया था। आगे बढ़कर उसने सबको आदेश दिया, हथियार नीचे कर लिए जाएं और कोई भी इन लोगों पर फायर नहीं करेगा। मंसूर खान के कहने की देर थी कि सब पुलिस वालों और खुफिया विभाग वालों के हथियार नीचे हो गए। मंसूर खान अब्दुल सत्तार के करीब आया। जाओ, अपनी मनमानी कर लो। मंसूर खान की आवाज में दरिंदगी का पुट था। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। उसके बाद तुम्हारा ऐसा खतरनाक अंजाम होगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अभी भी मौका है, वक्त तुम्हारे हाथ में है। अपना इरादा त्याग दो,
अपने वतन का साथ दो, बदले में तुम्हें मोटा इनाम और इज्जत बख्शी जाएगी। यहाँ से कुछ दूर चौराहों और सड़कों पर भी पुलिस वाले मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार उसकी बात पर ध्यान न देकर सख्त स्वर में बोला, उन्हें भी हिदायत दे दो कि वापसी पर हमारे रास्ते में आने की चेष्टा न करें। फायर करना तो दूर, अगर हम पर किसी ने अपना हथियार भी तानने की चेष्टा की तो हम लोग यहाँ पर कहर बरसा देंगे। मंसूर खान होठ भींचे खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। अब्दुल सत्तार और उसके आदमी नाजिमा, शकीला और उसके दोनों बच्चों को घेरे में लिए आगे बढ़ने लगे। उनका रुख मंसूर खान के घर के बंद दरवाजे की तरफ था, जहां पर सिंधे और अब्बास मौजूद थे। हर किसी की निगाह उन पर थी। वहां मौत का सन्नाटा छा चुका था, सिर्फ कदमों की आवाजें ही गूंज रही थी। नाजिमा, शकीला और बच्चों के चेहरों पर दहशत के भाव उजागर थे। हालातों की गंभीरता और करीब मौजूद मौत के कगार को उन्होंने महसूस कर लिया था। सिंधे और अब्बास अब्दुल सत्तार की लाई गाड़ियों में सवार होकर वहां से रवाना हुए। जिसमें वह दोनों मौजूद थे उसी में शकीला, उसके दोनों बेटे और नाजिमा को बिठाया गया। अब्दुल सत्तार ने स्पष्ट तौर पर मंसूर खान को चेतावनी दे दी थी कि अगर उनका पीछा किया या फिर उन्हें रास्ते में रोकने या उन्हें वाच करने की चेष्टा की गई तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। उनके वहां से रवाना होते ही चीफ आसिफ ने मंसूर खान से कहा, इन लोगों को जाने दो, इन्हें रास्ते में रोकने या किसी और प्रकार की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इनके हथियार निर्दोष लोगों की गर्दनों पर हैं। लेकिन सर, वायरलेस पर संदेश देकर हम यह तो वाच कर सकते हैं कि यह लोग किस तरफ गए हैं। रास्ते में पड़ने वाली चेक पोस्ट इन दोनों गाड़ियों की दिशा का ज्ञान नहीं। तुम खामोशी से बैठे रहो, 1 घंटे के लिए इस बात को लेकर कुछ नहीं करना है हमें, आसिफ अली ने आदेश भरे स्वर में कहा। उसके बाद जो चाहे करते रहना। यह है मेरा छोटा सा घर। सायरा उसे अपने घर में ले आई थी। सिंधे ने चारों तरफ निगाहें घुमाई। 2 कमरों का छोटा सा घर था। एक कमरा ड्राइंग रूम था, दूसरा बेडरूम। दीवार पर लगी खूंटी पर उसकी पुलिस की वर्दी और होल्स्टर लटक रहा था। सिंधे ने मुस्कुराकर सायरा को देखा। अकेली रहती हो? हाँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, सायरा ने हंसकर कहा। तुमने बताया नहीं था कि तुम पाकिस्तानी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो? बातों में ऐसा मुनासिब मौका ही नहीं आया कि इस बात का जिक्र होता। सिंधे आगे बढ़ा और सायरा को उसने बाहों में भर लिया। रुको रुको, अभी नहीं। फिर कब? पहले मैं नहा धोकर कपड़े चेंज कर लूं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ओके, सिंधे ने उसे छोड़ दिया। सायरा खिलखिलाती हुई बाथरूम में प्रवेश कर गई। 10 मिनट बाद वह बाथरूम से बाहर निकली तो स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। भीगे बदन पर पारदर्शी सफेद रंग का गाउन था, गीले बिखरे बाल। गाउन भी सिर्फ घुटनों तक जा रहा था। बदन का एक एक हिस्सा स्पष्ट नुमाया हो रहा था। उस गाउन का पहनना या ना पहनना एक बराबर था। सिंधे टहलते हुए तब सिगरेट पी रहा था कि उसे देखते ही ठिठक गया। अपलक निगाहें उस पर टिकी रहीं। हर किसी का ईमान डगमगाने का हौसला रखती थी। वह क्या देख रहे हो? सायरा का स्वर सोखी से भरा पड़ा था। तुम्हें सच पूछो तो आज पहली बार तुम्हें तसल्ली से देखा है। ऐसा जिस्म कभी कभार ही देखने को मिलता है। तुम तो सिर से पांव तक कयामत हो। सिंधे हंसा। और यह बातें इतनी दूर खड़े होकर कहोगे? अगले ही पल सायरा सिंधे की बाहों में दबी थी। सिंधे, तुम वास्तव में मर्द हो। मैं तो कब से तुमसे मिलने को तरस रही थी। तुम जब मुझसे अलग हुए तो ऐसा लगा जैसे मेरा कुछ खो गया। सायरा का स्वर डूब सा रहा था। जुदा तो हमें होना ही है सायरा। यह शायद हमारी आखिरी मुलाकात है। क्यों, वापस हिंदुस्तान जा रहे हो क्या? हाँ, आज रात हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाऊंगा। फाइल मिल गई? मिल गई, और उसे मंसूर खान के घर पर ही जला भी दिया। फाइल दुश्मनों के हाथ पड़ जाने का खतरा मैं नहीं उठा सकता था। उसका नष्ट हो जाना ही ठीक था। सिंधे के हाथ सायरा के जिस्म पर फिरते उसके कूल्हों पर जाकर टिक गए थे। सायरा के हाथ भी बराबर हरकत कर रहे थे। आओ टाइगर। सायरा की सांसों में उखड़ेपन के भाव आ गए। आज अपनी इस आखिरी मुलाकात को यादगार मुलाकात बना ले। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलना चाहती। ऐसा लगता है जैसे आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे
ज्यादा अहम दिन है। सिंधे के साथ चिपकी सायरा उसे साथ लिए धीरे धीरे बेडरूम की तरफ सरकने लगी। इस दौरान वह दोनों एक दूसरे को बराबर छेड़छाड़ और प्यार किए जा रहे थे। बेडरूम में पहुंचते ही दोनों बेड पर गिर पड़े। दोनों के जिस्मों और हाथों की हरकत तेज होती चली जा रही थी। सायरा की सिसकियों से कमरा भर उठा। कई पलों तक यही आलम रहा। सायरा का गाउन ऊपर उठाकर उसके गले तक पहुंच गया था। उसका संगमरमरी जिस्म और उसके कटाव बराबर हरकत कर रहे थे। सिंधे के हाथ पांव भी मशीनी अंदाज में चल रहे थे। तभी सायरा का हाथ बेड पर पड़े तकिए के नीचे गया और जब बाहर निकला तो उसके हाथ में छोटी सी पिस्टल थमी हुई थी। उसी पल सायरा ने अपने जिस्म को खास अंदाज में झटका दिया और दूसरे ही पल वह बेड के नीचे खड़ी थी। उसके हाथ में दबी पिस्टल का रुख सिंधे की तरफ था। उसकी आंखें आग बरसा नहीं थी। चेहरा पत्थर की भांति सख्त हो चुका था। बाल बिखर कर चेहरे पर झूल रहे थे। इस समय वह मौत का बहरूप लग रही थी। उसकी खूबसूरती एकाएक जाने कहां गायब हो गई थी। जहरीली नागिन के भयानक रूप को भी उसने पीछे छोड़ दिया था। हेलो टाइगर, वह फुफकारी। हेलो, सिंधे ने बेड पर पड़े उसी मुद्रा में कहा। जाहिर है कि तुम जानना चाहोगे कि मैं यह सब क्यों कर रही हूँ। जैसे डायन हंसी। अवश्य, लेकिन तुम्हें इतना बता देना जरूरी समझता हूँ कि मुझे तुम पर बहुत पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। फिर भी मैं देखना चाहता था कि तुम करती क्या हो। मैं वैन छोड़कर तुम्हारी कार में इसी कारण आया था कि शायद तुम अब कुछ करो। मैं यह नहीं कहती कि तुम गलत कह रहे हो। टाइगर आने वाले हालात को पहचान ले, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनी मौत को कोई नहीं पहचान सकता, वह खतरनाक लहजे में कहे जा रही थी। जब तुम पाकिस्तान की धरती पर आए तो मैंने तुम्हारी भरपूर सहायता की, क्योंकि अगर उस वक्त तुम मर जाते तो वह तुम्हारी बहुत आसान मौत होती, जिससे मेरे दिल को खास तसल्ली नहीं होती। मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मरते देखना चाहती थी। तभी तुमने मंसूर खान को इन्फॉर्म किया कि मैं उसके घर में हूँ। सिंधे मुस्कुराया। हाँ, जब तुमने आसिफ अली की बेटी को अपने कब्जे में किया, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ ऐसी ही हरकत अब तुम मंसूर खान के परिवार पर करोगे, क्योंकि फाइल हासिल करने का इससे बढ़िया और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं था। मैंने अपना आदमी मंसूर खान के घर के बाहर खड़ा कर दिया था। तुम उसकी बीवी बच्चों को ले गए, लेकिन वह तुम्हारा पीछा नहीं कर सका था। जाने क्या सोचकर मैंने अपने आदमी को मंसूर खान के घर पर तैनात रखा। फिर जब दोबारा तुम वहां आए तो मैंने तुरंत मंसूर खान को खबर कर दी। मुझे पूरा विश्वास था कि मंसूर खान तुम्हें घेर कर कुत्ते की मौत मारेगा। दरअसल मैं तुम्हारी मौत का कारण बनना चाहती थी टाइगर। क्यों? सिंधे के होठों पर बराबर मुस्कान व्याप्त थी। तुम तो हमारी एजेंट हो। हर महीने हिंदुस्तानी खुफिया विभाग की तरफ से तुम्हें मोटी रकम मिलती है। तुम्हें तो हमारी वफादार होना चाहिए। हाँ, वफादार ही थी मैं, लेकिन 3 साल पहले जब तुम पाकिस्तान आए तो तुमने मेरे भाई को शूट कर दिया था, और इस दुनिया में मेरा भाई के सिवाय और कोई था भी नहीं। तुमने उसे ही शूट कर दिया। तब मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें मैं मारूंगी या तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी, और अब यही होने जा रहा है। मंसूर खान के जाल को तोड़कर तुम किसी तरह बाहर आ गए, लेकिन अब मेरे जाल से नहीं बच सकोगे। आज का दिन तुम्हारी मौत के नाम लिखा जा चुका है टाइगर। सिंधे के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? इब्राहिम। मुझे याद नहीं, सिंधे ने गंभीर स्वर में कहा। अगर मैंने उसे शूट किया तो उसका अवश्य कोई कारण रहा होगा। खामखा तो मैं किसी को मारने से रहा। उसने कोई नुकसान पहुंचाना चाहा होगा मुझे। अवश्य वह पुलिस इंस्पेक्टर था और तुम्हें पकड़ने जा रहा था। उसकी मौत के बाद ही मुझे पुलिस में नौकरी मिली। तब मैंने तुम्हारी जान लेने की कसम खाई थी। मैं पुलिस में भी नौकरी करती रही और हिंदुस्तानी एजेंट भी बनी रही, सिर्फ इसलिए कि आज के जैसा कोई दिन नसीब हो, तुम मेरे सामने बेबस खड़े रहो और मैं तुम्हें शूट कर सकूं। फिर तो तुम्हारे लिए आज का बहुत मुबारक दिन है। सिंधे ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा मेरी पिस्तौल के निशाने पर मरने को खड़ा है। सिंधे ने बेड पर लेटे लेटे ही सिगरेट सुलगा ली। सायरा, सिंधे बेहद शांत स्वर में बोला, हम लोगों का धंधा ही ऐसा है कि अपने सामने पड़ने वाले को हमें शूट करना पड़ता है। हमारा पहला मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना होता है और दूसरा मकसद
अपना काम पूरा करना होता है। और फिर तुम्हारा भाई तो पुलिस इंस्पेक्टर था और मुझे पकड़ने जा रहा था। यह सब तो चलता ही है। इस बात को तुम्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। गुनाहगार तो मैं तब होता जब मैंने उसे यह सोचकर मारा होता कि वह तुम्हारा भाई है, बदले की भावना से मारा होता, तब मैं गुनाहगार होता। मैं कुछ नहीं जानती। सायरा के होठों से फुफकार निकली। जानती हूँ तो सिर्फ इतना कि 3 साल पहले तुमने मेरे भाई को शूट किया था और उसकी मौत का बदला लेना है मुझे, जो कि मैं लेने जा रही हूँ। 3 साल से मैं आज के दिन का ही इंतजार कर रही थी। पागल मत बनो, अपना पिस्तौल नीचे कर लो। मैं भूल जाऊंगा कि मेरे प्रति तुमने ऐसा कोई कदम उठाया था। मानता हूँ अपनों की मौत का दर्द होता है, लेकिन उसकी हत्या की जिम्मेदार तुम मुझे नहीं ठहरा सकती। मेरे हाथों तो जाने कितने लोग मरते हैं। जो भी मुझे पकड़ने की चेष्टा करेगा वह तो मरेगा ही। तुम्हारे भाई ने भी ऐसा ही किया था। तुम्हें इस बात को महज एक हादसा समझना चाहिए। कमजोर लोग अपने भाई के कत्ल को हादसा समझ सकते हैं, मैं नहीं। मुझमें अपने भाई का प्रतिशोध लेने की ताकत है। तैयार हो जाओ टाइगर, अब तुम मरने जा रहे हो। बेवकूफी मत करो, शिंदे ने सख्त स्वर में कहा। अपना पिस्तौल नीचे कर लो। सायरा ने दांत भींचकर अपनी पिस्तौल वाली बांह सीधी कर ली। शिंदे उसी मुद्रा में पड़ा उसे घूरता रहा। सायरा मौत की पुतली बनी रही। उसने एक ही बार में लगातार ट्रिगर दबाया, एक भी गोली नहीं चली। सायरा ठगी सी रह गई। उसने पुनः कई बार ट्रिगर दबाया, कोई धमाका नहीं। उसके बाद तो सायरा पागलों की तरह ट्रिगर दबाती ही चली गई। अंजाम वही, ढाक के 3 पात। शिंदे ने शांत मुद्रा में अपनी जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकालकर सायरा पर तान दिया। सायरा फटी फटी आंखों से शिंदे के रिवॉल्वर को देखे जा रही थी। मैंने तुम्हें बताया ना, शिंदे सर्द लहजे में कह उठा। मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था कि तुम कुछ गड़बड़ करने की चेष्टा में हो, और मैं तो अपने किसी साथी की तरफ से भी लापरवाह नहीं होता। तुम्हारी तो बात ही दूसरी है। जब तुम नहाने गई थी तो मैंने तुम्हारे सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां निकाल ली। फिर तलाशी लेने पर तकिए के नीचे यह पिस्तौल दबी मिली तो मैंने इसे भी खाली कर दिया। लेकिन तकिए के नीचे पिस्तौल मिलने से मैं समझ गया कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुमने सब कुछ पहले से ही स्टेज कर रखा था कभी भी मेरे फ्लैट पर आने का, जो कि आज तुम मुझे ले आई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी टाइगर। सायरा के होठों से खरखराहट निकली। लेकिन अब तो तुम्हारी जिंदगी की गारंटी नहीं रही। शिंदे का लहजा ठंडा था। तुमसे पहले ही गलती हो चुकी है। जिस वक्त बस्ती में मैं मंसूर खान के कब्जे में था या फिर इस्लामाबाद की तरफ रास्ते में बढ़ते समय तुम मुझे शूट करने का चांस ले सकती थी, लेकिन तब तुमने ऐसा नहीं किया। खलीफा, मैंने तुम्हारा कोई भी काम करते हुए यह जानने की चेष्टा नहीं की कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं तुम पर तहे दिल से भरोसा करता हूँ। परंतु आज मेरा भरोसा टूट गया। तुम्हारी इज्जत मेरी निगाहों में खत्म हो गई। क्यों? अब्बास के होंठ सख्ती से भिज गए। मुझे नहीं मालूम था कि तुम विदेशी जासूसों का साथ देते फिर रहे हो। अपने वतन में तो हम जो भी करें, लेकिन विदेशी जासूसों का साथ देना निहायत ही गिरा हुआ काम है। हमारे धंधे में सब चलता है अब्दुल सत्तार, हम सिर्फ नोटों के गुलाम हैं। नहीं खलीफा, नहीं, अब्दुल सत्तार सख्त स्वर में बोला। दौलत के लिए कोई भी सच्चा मुसलमान अपना ईमान नहीं बेच देता। तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो खलीफा। अब्बास की आंखों में कहर के भाव नाच उठे। सच कहते हो तुम। मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूँ, झूठा मुसलमान हूँ, विदेशी एजेंट हूँ। मैं कई सालों से यहाँ पर अपने पांव जमा रखे हैं। मेरा असली नाम बनारसी दास पुरोहित है। अब्दुल सत्तार जोरों से चौंका। तुम मुसलमान नहीं हो? नहीं। विदेशी एजेंट हो? हाँ, हिंदुस्तानी एजेंट हूँ। यह सब होश में कह रहे हो ना खलीफा? अब्दुल के होठों से गुर्राहट निकली। अब्बास हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। सालों से मेरे साथ हो और आज तक नहीं समझे कि खलीफा कभी भी अपने होश नहीं गंवाता। पलक झपकते ही अब्दुल सत्तार के हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगी। अभी भी कह दो खलीफा कि तुम हिंदुस्तानी नहीं हो। तभी पीछे से एक गोली आई और अब्दुल सत्तार के भेजे में प्रवेश करती चली गई। अब्बास खलीफा ने देखा शिंदे अपनी रिवॉल्वर में फूंक मार रहा था। तुम वैन से उतरकर कहाँ चले गए थे? अब्बास खलीफा ने शिंदे से पूछा। एक एजेंट से मिलने चला गया था। उसे मैंने वादा किया था कि हिंदुस्तान लौटने से पहले उससे मिलने अवश्य आऊंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा काम तो पूरा हुआ।
अब क्या करना है? मंसूर खान की बीवी और बच्चे और चीफ आसिफ अली की बेटी का क्या करना है? इन बातों को छोड़ो और अब असली मुद्दे पर आओ। तुम्हें वहां कई पुलिस वालों ने देखा है। देर सवेर में मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ अब्बास खलीफा था। वह लोग कभी भी यहाँ रेड करने आ सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, वास्तव में अब हमारे यहाँ पर रुकना ठीक नहीं। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। नवाज खां को साथ लो और निकल चलो। अगर यहाँ रेड पड़ गई तो फिर हम लोगों का बच पाना असंभव होगा। मैं अभी आया। अब्बास तुरंत बाहर निकल गया। सिंधे ने आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया और रफीक अली के नंबर डायल करने लगा। चंद ही पलों में वह रफीक अली से बात कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में खबरें मिल रही हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरा ऑपरेशन पूरा हो गया है। ओह गुड। सायरा का नाम लिस्ट से काट देना। अब वह नहीं है। उसने दोगलापन दिखाने की कोशिश की थी। तुम अपने एजेंटों पर ठीक तरह से कमांड नहीं कर रहे। सायरा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थी 3 सालों से, और यह बात तुम्हें नहीं मालूम। रफीक अली ने जवाब में कुछ नहीं कहा। बोलो। सिंधे का स्वर आदेश से भरा था। वास्तव में मुझसे लापरवाही हुई। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। तुम कहते कहते रफीक अली ठिठक गया। रफीक अली की किसी से बातें करने की आवाज आने लगी। फिर रिसीवर पर उसका तेज स्वर गूंजा। टाइगर, तुम कहां से बोल रहे हो? जल्दी जवाब दो। शायद तुम खतरे में हो। साफ बोलो। शायद तुम अब्बास के यहाँ हो, क्योंकि इस ऑपरेशन में उसने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। मंसूर खान अब्बास के ठिकाने पर छापा मारने आ रहा है। अभी अभी मुझे खबर मिली है। 15 मिनट तक वह लोग अब्बास के अड्डे पर पहुंच जाएंगे। हरी अप। अगर वहां हो तो निकल जाओ। अब्बास को भी वहां से निकाल लो, नहीं तो इस बार बचना कठिन हो जाएगा। तुम मेरे हिंदुस्तान पहुंचने का इंतजाम कर सकते हो? सिंधे ने शांत स्वर में पूछा। हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम 3 हैं। कोई बात नहीं। तो हम अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम मेरे पास आने की गलती मत करना। रफीक अली ने तेज स्वर में उसकी बात काटी। तुम नीली झील पर पहुंचो। अब्बास जानता है कि नीली झील कहाँ है। वहां क्या होगा? तुम्हें जैसा कहा है वैसा ही करो। नीली झील तक पहुंचने में तुम्हें शाम हो जाएगी और आधी रात तक तुम ठीक ठाक हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाओगे। ओके। सिंधे ने रिसीवर रख दिया। शाम 7 बजे के करीब वह नीली झील पर पहुंचे। बॉर्डर से नीली झील ज्यादा दूर नहीं थी। जगह का नाम ही नीली झील था। यह जुदा बात थी कि नीली झील का कहीं नामो निशान नहीं था। खाली मैदान था। पहाड़ियों का ही वहां साम्राज्य था। तलाश करने पर उन्हें पहाड़ी पत्थर की ओट में खड़ा हेलीकॉप्टर नजर आया। पहाड़ी पत्थर इतना बड़ा था कि हेलीकॉप्टर उसके पीछे छिपकर रह गया था। हेलीकॉप्टर के पास ही रफीक अली मौजूद था। रफीक अली उन्हें देखकर मुस्कुराया। अब्बास ने कार रोकी। तीनों बाहर निकले और रफीक अली के पास पहुंचे। मुझे खुशी है टाइगर कि तुम सही सलामत यहाँ तक आ गए। कहते हुए उसने सिंधे से हाथ मिलाया। फिर अब्बास से बोला, हेलो बनारसी दास, मुद्दत बाद हमारी मुलाकात हुई है। यह जुदा बात है कि फोन पर यदा कदा हम बात कर लेते थे। ठीक कह रहे हो जेपी मनचंदा। अब्बास ने उससे हाथ मिलाया। वापस जा रहे हो हिंदुस्तान? मनचंदा हंसा। हाँ, हालात ही ऐसे हो गए हैं कि अब पाकिस्तान में रुकना मौत को दावत देना है। और यह? उसने नवाज खां को देखा। यह कौन है? मेरी पहचान का है, सिंधे ने कहा। हमारी यहाँ से जाने की तैयारी हो गई? हाँ, पूरी तैयारी है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि गहरा अंधेरा फैल जाए, उसके बाद ही तुम लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकलो। उसके सिर्फ 15 मिनट के बाद ही तुम लोग हिंदुस्तान की सरहद में प्रवेश कर जाओगे। आओ, तब तक बैठते हैं। कहने के साथ ही जेपी मनचंदा आगे बढ़ गया। सिंधे, बनारसी दास और नवाज खां उसके पीछे चल पड़े। उन तीनों को लेकर जेपी मनचंदा पेड़ों के बीच बनी बड़ी सी झोपड़ी में जा पहुंचा। झोपड़ी काफी बड़ी और आरामदेह थी। बीच में टेबल और 4 कुर्सियां मौजूद थीं। सिंधे की घूमती निगाह जाकर झोपड़ी की खिड़की पर ठहर गई, जहां 4.5 फीट का व्यक्ति सूट पहने खड़ा खिड़की से बाहर झांक रहा था। उनके भीतर आने पर भी वह पलटा नहीं था। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो? जेपी मनचंदा ने मुस्कुराकर कहा। सिंधे की सख्त निगाह जेपी मनचंदा पर जा टिकी। यह कौन है? उसका इशारा खिड़की पर खड़े 4.5 फीट आदमी की तरफ था। चिंता क्यों करते हो टाइगर? अपना ही आदमी है,
अपना यार है। इतनी कम लंबाई वाले इंसान को मैं यार बनाना पसंद नहीं करता, शिंदे ने कहर भरे स्वर में कहा और सिगरेट सुलगा ली। क्या तमाशा है यह? तुम्हारे हिंदुस्तान पहुंचने का इंतजाम इसी ने किया है, मनचंदा ने कहा। लेकिन है कौन यह? तभी वह व्यक्ति पलटा। उसका चेहरा उनकी तरफ हो गया। सूखा, पतला, स्याह रंग वाले रंग रूप का व्यक्ति था वह। उम्र 50 के आसपास थी। उसका चेहरा पेड़ की छाल जैसा प्रतीत हो रहा था। आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। हेलो टाइगर, उसके होठों से भारी भरकम स्वर निकला। मेरा नाम तुमने अवश्य सुन रखा होगा, फिर भी बता देने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता। मुझे सरदारा कहते हैं। शिंदे मन ही मन चौंका। सरदारा पाकिस्तान के क्राइम वर्ल्ड की हस्ती थी। पाकिस्तान की धरती पर कदम रखते ही वह जिस शेर खान से टकराया था वह सरदारा का ही आदमी था। लेकिन सरदारा जैसी हस्ती का यहाँ क्या काम? जेपी मनचंदा के साथ उसका क्या वास्ता? बनारसी दास पुरोहित की आंखें भी सिकुड़ गई थी। शिंदे ने जेपी मनचंदा को देखा। यह सब क्या है मनचंदा? सरदारा अपना यार है, बहुत पुरानी जान पहचान है मेरी। पहले इसकी बात तो सुन लो, जेपी मनचंदा ने मुस्कुराकर कहा, फिर मुझसे बात कर लेना। शिंदे की सख्त निगाह सरदारा पर जा टिकी। टाइगर, जो फाइल तुम मंसूर खान के घर से ले उड़े हो, मुझे वह फाइल चाहिए। बदले में जो मांगोगे उसके साथ साथ सरदारा की दोस्ती का हाथ भी मिलेगा। मैं उस फाइल का सौदा पाकिस्तान के आकाओं से कर चुका हूँ। फाइल उन्हें देकर मुझे उनसे रकम लेनी है। मैं जानता हूँ फाइल इस समय तुम्हारे पास है। जोर जबरदस्ती में मैं यकीन नहीं करता। हर मामला मैं प्यार मोहब्बत से निपटाने में यकीन रखता हूँ। जब बात बस से बाहर हो जाए तो फिर मैं अपना असली रूप दिखाता हूँ। लाओ, फाइल मुझे दे दो। मनचंदा, टाइगर ने मौत किसी निगाहों से उसे देखा। तुम्हें इससे कितना मिला? अभी तो कुछ भी नहीं, मनचंदा ने ढीठता से कहा। लेकिन फाइल इसे मिलते ही 40 लाख मेरी जेब में होगा। पैसा कमाने के ऐसे मौके कभी कभी ही आते हैं टाइगर, और देश फर्ज से गद्दारी करने के मौके भी कभी कभी ही मिलते हैं, जैसे कि अब। शिंदे का लहजा खूंखार हो उठा। तुम्हारे तो जितने भी टुकड़े कर लिए जाएं वह भी कम है। तैस में ना आओ टाइगर, सरदारा की भारी आवाज में कठोरता भर गई। होश में रहकर बात करो। इस समय तुम घिरे पड़े हो। किसी किस्म की चालाकी करने की चेष्टा मत करना। चाहो तो एक निगाह बाहर डाल सकते हो। शिंदे ने दांत भींचकर सरदारा को देखा, फिर बाहर निकल गया। बाहर जाने कहां से निकलकर 12 आदमी हाथों में स्टेन गने लिए मौजूद थे। शिंदे ने पुनः भीतर प्रवेश किया। सरदारा ने उस पर निगाह मारी और पहली बार मुस्कुराया। फाइल तो मुझे मिल ही जानी है, क्योंकि वह हर हाल में इस समय तुम्हारे पास है। अब यह बात तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करती है कि जान गंवाकर फाइल मेरे हवाले करना चाहते हो या नोटों का ढेर लेकर। अगर हमारी दोस्ती कायम हो गई तो भविष्य में भी तुम मेरे से मोटी मोटी रकमें लेते रहोगे और बदले में अपने देश के गुप्त राज मुझे देते रहोगे। हम दोनों के लिए ही यह दोस्ती फायदेमंद होगी। इस फाइल का सौदा मैंने पाकिस्तान सरकार से 2.5 करोड़ में किया है, जिसमें से 40 लाख मनचंदा को दे रहा हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? 1 करोड़ ज्यादा है। 1 करोड़ तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पल्ले क्या पड़ेगा? 1 करोड़ 10 लाख तुम्हारे हिस्से आएगा। मैं 50% की भागीदारी से कम का सौदा नहीं करता। अगर पसंद हो तो ठीक, नहीं तो मर्जी तुम्हारी। शिंदे ने लापरवाही से कहा। ठीक है, सरदारा ने गर्दन हिलाई। हिंदुस्तानी टाइगर के साथ 50% की भागीदारी करके मैं बेइज्जती महसूस नहीं करता। लाओ, फाइल निकालो। पहले पैसा 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। मैं अभी ट्रांसमीटर पर अपने आदमी को मैसेज भिजवा देता हूँ और सौदे के पश्चात मेरा हेलीकॉप्टर तुम्हें हिंदुस्तान की सरहद पर पहुँचा देगा। मुझसे दोस्ती करके तुमने बहुत फायदे का सौदा किया है। कहने के साथ ही सरदारा ने कलाई पर बंधी घड़ी को उतारा और सुइयां घुमाकर उसे ट्रांसमीटर का रूप देने के पश्चात धीमे स्वर में बातें करने लगा। शिंदे ने लापरवाही दर्शाते हुए कस लिया। अब्बास के साथ उसकी निगाहें मिली। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। सरदारा ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और मुस्कुराकर बोला, डन टाइगर, 2 घंटों में तुम्हारा 1 करोड़ आ जाएगा। शुक्रिया। शिंदे मुस्कुराया। अगले ही पल उसके हाथ में रिवाल्वर चमक उठी। सरदारा चौंका। तेजी से उसका हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ा। घबराओ मत सरदारा, शिंदे ने मीठे स्वर में कहा। मैं 40 लाख और कमाना चाहता हूँ। क्या मतलब?
उसी प्रकार खड़े खड़े सिंधे ने रिवाल्वर का रुख मोड़ा और 2 बार ट्रिगर दबा दिया। तत्पश्चात रिवाल्वर जेब में डालकर सिगरेट का कस लेने लगा। सरदारा ठगा सा खड़ा रह गया। एक गोली जेपी मनचंदा की आंख में धंसी थी, दूसरी गले में। वह दूसरी सांस भी नहीं ले सका था। कटे पेड़ के समान वह दाईं तरफ जा गिरा था। यह तुमने क्या किया टाइगर? सरदारा के होठों से निकला। एक काम में मुझे 3 की हिस्सेदारी पसंद नहीं, सिंधे ने लापरवाही से कहा। आगे से हम दोनों के बीच ही धंधे की बात हुआ करेगी। इसका 40 लाख भी मेरे हवाले कर देना। सरदारा के होठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। तुम तो वास्तव में बहुत समझदार हो, मेरी आशा से कहीं ज्यादा समझदार। समझदार लोग ही ऐसे धंधे करते हैं सरदारा। कहते हुए सिंधे ने जेपी मनचंदा की लाश पर निगाह मारी। नहीं तो बेवकूफ लोग इस तरह मर जाते हैं दलाली खाने के चक्कर में। सरदारा ठठाकर हंस पड़ा। सरदारा, सिंधे ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अब हमारे बीच परायेपन और अविश्वास की कोई बात नहीं रही। आओ तुम्हें फाइल दे दूं, कार में पड़ी है। गुड, वेरी गुड। चलो, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद आई टाइगर। सरदारा बहुत खुश हो उठा। सिंधे, अब्बास, नवाज खां और सरदारा बाहर निकले। बाहर मौजूद 12 के 12 हथियारबंद व्यक्ति एक सतर्क हो गए। अब पहरे की कोई जरूरत नहीं। सरदारा ऊंचे स्वर में बोला, जाओ आराम करो। उसके बाद चारों कार की तरफ बढ़ गए। कार से कुछ दूर हेलीकॉप्टर मौजूद था। टाइगर, सरदारा आवेश में कहे जा रहा था, तुम देखना, साल भर में ही मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी निभेगी। पाकिस्तान के सीक्रेट भी तुम्हें चाहिए तो मुझसे ले सकते हो। पाकिस्तान सरकार तो मेरे इशारों पर नाचती है। बहुत लंबे हैं मेरे हाथ, तुम नहीं समझ सकोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। यूं समझो कि सब कुछ मेरे बस में है। सरदारा इसी तरह बोलता जा रहा था। अभी वह कार से कुछ दूर ही थे कि सिंधे के हाथ में रिवाल्वर चमकी और सरदारा की कमर से जा सटी। एक सरदारा की बोलती बंद हो गई। यह क्या? सरदारा सकपकाकर बोला। रिवाल्वर है, सिंधे ने सर्द स्वर में कहा। उंगली ट्रिगर पर है, कहो तो उंगली हिला दूं? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं चुप। सिंधे के होठों से चीते किसी गुर्राहट निकली। जुबान बंद, जो मैं कहूं वह करता जा, वरना तेरा हाल मनचंदा से भी बुरा होगा। अपने आदमियों को भूल जा, वह अब तेरे किसी काम नहीं आ सकेंगे, खास तौर से तब तक जब तक कि मेरा रिवाल्वर तेरी कमर से सटा है। मुझसे दोस्ती करो टाइगर, बहुत फायदे में रहोगे। मैं अपनी जान की फिक्र करो। सिंधे के मुंह से मौत भरा स्वर निकला। सरदारा को अपनी गंभीर स्थिति का एहसास हुआ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? अभी तो मेरा इरादा तुम्हारी कमर पर रिवाल्वर रखकर अपना काम निकालने का है। कोई चालाकी करने की चेष्टा मत करना। चारों तरफ गहरा अंधेरा है। मैं फिर कहता हूँ, तुम्हारा कोई आदमी अब तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा। हेलीकॉप्टर की तरफ चलो। चाहते क्या हो? यहाँ से निकलना। तुम हमारे साथ रहोगे, किसी मुनासिब जगह हम उतर जाएंगे, तुम वापस आ जाना। हेलीकॉप्टर चलाना जानते हो ना? सिंधे का लहजा बेहद खतरनाक था। हाँ, सरदारा विवश सा कह उठा। तो चलो। सरदारा सिंधे की हर बात मानने पर विवश था। वह लोग हेलीकॉप्टर में जा बैठे। कद छोटा होने के कारण सरदारा को हेलीकॉप्टर में चढ़ने में दिक्कत हुई, तो बनारसी दास पुरोहित ने उसे बच्चों की तरह उठाकर हेलीकॉप्टर के भीतर फेंक दिया। सिंधे ने चालक सीट संभाल ली थी। चारों किसी तरह फंसकर हेलीकॉप्टर में घुस गए, जबकि उसमें सिर्फ 2 के ही बैठने की जगह थी। हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट हुआ। उसके पंखनुमा ब्लेड तेजी से घूमने लगे और फिर चंद पलों बाद ही वह तेजी से आसमान में उठता चला गया। उसकी लाइटें बंद कर रखी थी। अंधेरे में वह गुमसा महसूस हो रहा था। सिर्फ उसकी आवाज ही गूंज रही थी। हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचते ही सिंधे बोला, सरदारा, तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी हर अदा बहुत पसंद आई। सिंधे होले से हंसा। सरदारा कुछ नहीं बोला। अब तुम्हें मेरी एक अदा और भी पसंद आएगी। कैसी अदा? सरदारा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अब्बास, इसे अदा तो दिखाना, सिंधे जहरीले स्वर में कह उठा। बनारसी दास पुरोहित ने बच्चों की तरह सरदारा को बगलों से पकड़ा और खिड़की से बाहर उछाल दिया। सरदारा की चीख वातावरण में गूंजती चली गई। अंधेरे में वह गुम हो गया था।
उसे इतनी ऊंचाई से फेंका गया था कि नीचे गिरते ही उसकी सारी की सारी हड्डियां टूट जानी थी। अदा के बारे में उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलना था। टाइगर, नवाज खान ने खामोशी तोड़ी। तुम वास्तव में खतरनाक खिलाड़ी हो। लोग यूं ही तुम्हारा नाम खौफ से नहीं लेते। शिंदे ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जेपी मनचंदा डबल एजेंट का काम कर रहा था। बनारसी दास पुरोहित ने क्रोध भरे स्वर में कहा, वक्त नहीं था, वरना हरामजादे को तड़पा तड़पा कर मारना था। शिंदे ने सिगरेट सुलगा ली थी। सामने ही हिंदुस्तान की धरती पर जलती लाइटें नजर आने लगी थी और फिर देखते ही देखते हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करता चला गया। तो दोस्तों, अनिल मोहन जी का यह उपन्यास बहुत ही जबरदस्त रहा। आज यह उपन्यास अपने चौथे एपिसोड के साथ ही समाप्त हो गया। अब अगले किसी उपन्यास में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। और दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं। कृपया मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करें। कमेंट्स लिखते रहें और लाइक भी करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।